तारीफ मिल सके। गिरी सर कैमरा ऑफ करा प्लीज. गुड आफ्टरनून. मेरी आवाज आ रही है? माझा आवाज येतोय का तुम्हाला सगळ्यांना व्यवस्थित? हॅलो. हाँ सर, येतोय सर. ओके, रवींद्र आवाज आ रहा ना? हा, थँक्यू. फक्त ना कॅमेरा तुमचा कॅमेरा मोडला ऑफ करा, म्हणजे बाकीच्यांना तो डिस्टर्ब नाही होणार. स्क्रीनला आणि स्क्रीन माझी फुल स्क्रीन मध्ये करून द्या, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. पण आपको दिखेगा मेरा उसको स्क्रीन को, मेरा जो नाम है ना वहाँ पे उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए. आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है. आज हम लोग क्लच और गियर के बारे में बात करने वाले. काफी सवाल जवाब होंगे यहाँ पर. कोई है जो कल्याण से हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है? कल्याण से कोई है? कल्याण वाले कैंडिडेट अभी तक कनेक्ट नहीं हुए. कोई है कल्याण से? बेस सर, कल्याण काय? कोण सर? का नाव काय तुमचं? नाम काय सर आपका? माझं नाव अनिकेत जाधव. अच्छा, कल्याणवरून आहे ना तुम्ही? वेलकम हो. वेलकम. ओके. और ठाणा से कौन है? ठाण्यावरून कोण आहे? ठाण्यावरून ठाणेवरून कोसला अच्छा, आप देवी, थाना से कोसला हो. देवी. मतलब कलवा. कलवा. हम्म. ड्राइविंग स्कूल का नाम? राजपूत. अच्छा, हाँ, राजपूत ड्राइविंग स्कूल से आप. हम्म. ठीक. वेलकम वेलकम. ओके, थैंक यू. तो फर्स्ट क्लास है आप लोगों का? हाँ सर, फर्स्ट टाइम है. ओके, ये तो फर्स्ट टाइम है ना. ठीक. तो देखो, थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये जो क्लासेस चल रहे हैं हर संडे को, ये 8 क्लासेस चलेंगे. टोटल 8 टॉपिक है ये. इसमें हर संडे को अलग टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं. एक्चुअली एक टॉपिक स्किप हो गया हमारा, जो था व्हील रिप्लेसमेंट का. मतलब अगर टायर पंचर हो गया तो व्हील को रिप्लेस कैसे करते हैं, उसको जैक कहाँ पे लगाते हैं, तो इसका एक लाइव डेमोस्ट्रेशन हम आपको देंगे, ऐसे ही ऑनलाइन में ही, लाइव में. तो ये आज होने वाला था एक्चुअली, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है इसलिए क्योंकि बारिश बहुत है. मुझे इसके लिए आपको रोड पे खड़ा रहकर डेमोस्ट्रेशन देना पड़ेगा और बारिश की वजह से नहीं दे पा रहा हूँ. तो मैंने जो ये जो टॉपिक है, ये अगले संडे का टॉपिक मैंने आज ले गया हूँ. तो अगर अगले संडे तक टाइम मिल गया, अगर क्लियर रहा मौसम, तो अगले संडे को हम लोग वो टॉपिक कर लेंगे. आपको जो भी डाउट है ना, प्लीज पूछो जब भी क्लासेस चालू हुआ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है. आप जब ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते जो भी दिक्कतें आपको आती है ना, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. और जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए वो प्रैक्टिकल है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए वहां पर जो गाड़ी चलाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट थियरी के क्लासेस है. इसमें हम आपको रोड सिचुएशन, रोड मार्किंग, रास्ते पे येलो लाइन क्यों है, रास्ते के बीच में व्हाइट लाइन का मतलब क्या है, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इस तरह की बहुत सी चीजें हम आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपसे सीखेंगे और आपको उसका पीपीटी भी शेयर करेंगे. ओके. अभी आज का टॉपिक में तो पीपीटी है नहीं, क्योंकि आज का तो लाइव सेशन है. मैं बोर्ड पे आपको दिखाने वाला हूँ. आपको फिर जब मैं मेरा मोबाइल सेट करूंगा तो मुझे बताना है कि आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या और मेरी आवाज क्लियर है. ओके. हम लोग थोड़ा और 2-3 मिनट रुकते हैं, कुछ लोगों को अभी भी ज्वाइन होने के लिए टाइम देते हैं. अभी 56 लोग हैं हमारे साथ. तो 2-3 मिनट और रुकेंगे, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मैं मेरा सेशन चालू कर देता हूँ. तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो. जो लोग आज नए हैं ना कल्याण वगैरह से, तो वो लोग के लिए पहला ही टॉपिक है. आज पूरा टॉपिक होने दीजिए आपका. आपका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको आइडिया आएगा कि हम आपको थ्योरी में क्या सिखाते हैं. अगर आपको ये सही लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये मुझे कुछ सीखने मिला आज 1 घंटे में, तो आप अपने ड्राइविंग स्कूल वाले को इसके बारे में बताओ. इसका जो भी फीडबैक है वो उनको दो. आपके ड्राइविंग स्कूल में इसका फीडबैक जरूर दो.
चालेल म्हणून होतं. ठीक है. आप पढ़ सकते हो, बोर्ड के ऊपर देखिए रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? रिफ्लेक्शन तो नहीं है. देखिए रिफ्लेक्शन तो नहीं है. ठीक है. अभी आप म्यूट में डालिए आपके फोन प्लीज. आप सब लोग अपने फोन को म्यूट में डालिए प्लीज. सब लोग म्यूट में डालिए फोन. बहुत आवाज आ रही किसी की पीछे बैकग्राउंड में से. ओके. ये आप लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हो ना 1:10 पे वगैरह, वो लोग को प्लीज रिक्वेस्ट है कि
नेक्स्ट क्लास से आप लोग जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे हम ज्यादा बात कर पाएंगे। ओके, 1 बजे एग्जैक्ट क्लास शुरू करेंगे नेक्स्ट संडे से। आपके माइक्रोफोन को, आपका फोन को ऑफ कीजिए क्योंकि वो इनको साउंड देता है। एक मिनट, ठीक है, देखिए आज का टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे गाड़ी जब चलाते हो तो किस तरह से आपके कंट्रोल्स जो होते हैं उनको ऑपरेट करना होता है। अभी हमारे पास कंट्रोल्स में हैंड कंट्रोल्स है, गाड़ी चलाते वक्त हम लोग हैंड कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास, और दूसरे होते हैं फुट कंट्रोल। ओके, अभी हैंड कंट्रोल फुट कंट्रोल में क्या क्या आता है, तो हैंड कंट्रोल में सबसे पहले तो अपना स्टेयरिंग जो है वो हैंड कंट्रोल में आता है। गाड़ी का गियर जो है, गियर नॉब, ये हैंड कंट्रोल में आता है। गाड़ी के जो स्विचेस है, जैसे इंडिकेटर का स्विच है, ये हैंड कंट्रोल में जाएगा। फिर वाइपर का जो नॉब है, वाइपर का स्विच है, वो हैंड कंट्रोल में आता है। और जो डैशबोर्ड के ऊपर जो लगे, जैसे एसी का बटन है या फिर हजार्ड लाइट का बटन है, ये सब हैंड कंट्रोल में आता है। फुट कंट्रोल में आपके आता है आपका पैरों में जो ब्रेक होते हैं, वो मैनुअल गाड़ियों में क्लच और एक्सेलेरेटर, ये फुट कंट्रोल में जाता है। तो अब ये हैंड कंट्रोल, फुट कंट्रोल, इसको कैसे ऑपरेट करें ताकि आपको कम से कम एफर्ट में ड्राइव कर सकते हो आप। इसको कम से, आपको जब ड्राइव करते हो ना तो एफर्ट कम लगना चाहिए। जितना कम से कम एफर्ट में आप ड्राइव करोगे, आप ज्यादा देर तक ड्राइव कर पाओगे। नहीं तो होता ये है कि आप जल्दी थक जाते हो, ड्राइव करके आप जल्दी थक जाते हो। तो ये क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं यहाँ पर कि पावर फ्लो कैसे होता है, मतलब इंजन से पावर व्हील तक कैसे पहुंचता है, ये समझना पहले बहुत जरूरी है कि इंजन से पावर व्हील तक कैसे पहुंच रहा है। स्क्रीन आपने बड़ा किया सब लोगों ने, स्क्रीन को फुल स्क्रीन किया है क्या? यस सर। हाँ, क्लियर दिख रहा है ना आपको? यस, देखो अभी पावर इंजन से कैसे पहुंचता है व्हील तक, तो ये सोचो कि ये गाड़ी का आउटलाइन है, सिंपल एक हैचबैक गाड़ी का आउटलाइन बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पर बम्पर है और ये पीछे का बम्पर, रियर बम्पर, और यहाँ पर व्हील। ओके, ये फ्रंट व्हील और ये रियर व्हील। तो ये आपकी कार का आउटलाइन है। आप कार को साइड से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हैचबैक गाड़ी बनाया तब से बोर्ड पे थोड़ी देर से आना चाहिए। अभी इसमें इंजन कहां पर लगेगा, ये रियर एंड है और ये फ्रंट एंड है। इंजन कहां पर लगेगा, इंजन लगेगा फ्रंट में, आगे की तरफ, कि वो नैनो में वगैरह इंजन पीछे है, लेकिन बाकी गाड़ियों में इंजन आगे ही होता है मोस्टली। तो आप ये बोनट खोलोगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इंजन दिखेगा। इंजन क्या है, तो इंजन एक मशीन है, इंजन एक पावर प्लांट है जो हमारे व्हील को घुमाने के लिए एनर्जी सप्लाई कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। अभी एनर्जी वो खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, एनर्जी कभी बनाई नहीं जा सकती, वो तो कन्वर्ट की जा सकती है। एनर्जी सिर्फ हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सी एनर्जी है उसके पास, तो फ्यूल जो है हमारा वो हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी को चलाने के लिए। जो पेट्रोल या डीजल है ये केमिकल फॉर्म में होता है। तो इंजन एक ऐसा मशीन है जो इस फ्यूल को, एक केमिकल फॉर्म में जो फ्यूल है हमारा, इस फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये फ्यूल जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है कन्वर्ट, तो ये जो पीछे का व्हील है, यहाँ पर इधर फ्यूल टैंक फिट है। तो भाई यहाँ पर ऐसा फ्यूल टैंक फिट होता है, इसके ऊपर आपका सीट है, यहाँ पे आपका सीट और यहाँ पे फ्यूल टैंक फिट है। ये जो वो पोर्ट है जहाँ से हम लोग फ्यूल भरते हैं, हम लोग जब पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरने जाएंगे तो हम यहाँ से फ्यूलिंग करते हैं। हम यहाँ से फ्यूल भरेंगे तो ये फ्यूल यहाँ से हम लोग भरने के बाद एक पाइप के द्वारा, यहाँ से इसके पीछे पाइप है, पाइप के द्वारा यहाँ से टैंक में आता है। इसको कहते हैं फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के अंदर हमारा फ्यूल स्टोर होता है। ओके, अभी जब बात फ्यूल टैंक की आ रही है तो जैसे एक एक बातें बता रहा हूँ आपको। फ्यूल टैंक हमेशा हाफ से ज्यादा रखने की कोशिश करो। फ्यूल टैंक को कभी भी पूरा एम्प्टी में नहीं चलाने का, पूरा एम्प्टी फ्यूल टैंक कभी नहीं ड्राइव करने का। फ्यूल टैंक को हमेशा मोर देन हाफ रखो। सिंपल सा, अभी कल परसों का एग्जाम्पल है, मेरे कैंडिडेट का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, सीएनजी गाड़ी है वो, तो उन्होंने बोला कि सर हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है।
तो हम गए वहां पर देखने के लिए कि गाड़ी क्यों नहीं उनका स्टार्ट हो रहा है। नया गाड़ी है उनका, जबकि उनको लेके अभी हार्डली 1 साल भी नहीं हुआ गाड़ी को लेके। हम वहां पे गए गाड़ी देखने के लिए, हमने भी कोशिश किया तो गाड़ी को नहीं स्टार्ट हो रहा। तो हमने देखा कि सीएनजी तो फुल है, सीएनजी पूरा भरा हुआ था, लेकिन पेट्रोल पूरा खाली हो गया था। पेट्रोल उनका पूरा खाली हो गया। तो हमने उनसे पूछा कि भाई पेट्रोल क्यों नहीं भरा गाड़ी का? तो उन्होंने गाड़ी सीएनजी है ना, तो मैं क्या बोला कि चलो सीएनजी पे है तो सीएनजी पे चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ये जो नई गाड़ियां है, इस नई गाड़ियों में जो सीएनजी व्हीकल्स हम लोग चलाते हैं, उसमें क्या होता है, जब हम शुरुआत में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, और पेट्रोल पे स्टार्ट होने के बाद वो थोड़ी देर में, जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर में वो सीएनजी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं सिक्वेंशियल किट। इसके अंदर सिक्वेंशियल किट डाला गया है जो इस तरह से इसको शिफ्ट कर देते हैं पेट्रोल से सीएनजी। अभी हुआ ये कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था, वो स्टार्ट कर रहे। तो जब हम की ऑन करते हैं ना, तो ये जो फ्यूल है इसको इंजन तक पहुंचाने के लिए फ्यूल टैंक के अंदर एक फ्यूल पंप लगा होता है। ये इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप है, इसको सप्लाई पंप कहते हैं। फ्यूल पंप टैंक में होता है, टैंक से फ्यूल इंजन तक पहुंचाने के लिए सप्लाई पंप। अगर ये सप्लाई पंप ड्राई घूमेगा, ड्राई मतलब उसकी अभी उसमें फ्यूल ही नहीं है ना, तो बिना विदाउट लोड का घूमेगा वो। तो विदाउट लोड के अगर ये सप्लाई पंप अगर ड्राई घूमेगा तो उसकी वजह से पंप पे कोई लोड ना होने के पंप का स्पीड ज्यादा हो जाता है, और पंप हाई स्पीड में घूमने के वजह से थोड़ी देर में पंप गर्म होकर जल जाता है। वही उनकी गाड़ी के साथ हुआ। उनका गाड़ी में फ्यूल कम था, उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश किया तो पंप जल गया। गाड़ी का पंप का कीमत मिनिमम 4,500 से 5,000 रुपया से शुरू होता है। मिनिमम 4,500 तो लगने ही लगने आपको। तो कोशिश करो गाड़ी में टैंक में जो फ्यूल है वो हमेशा मोर देन हाफ टैंक रखो। अगर आप कम टैंक में कम फ्यूल रख के टैंक में अगर आप ड्राइव करो तो हो सकता है आपका पंप जल जाए। अब जब हम फ्यूल ऑन करते हैं ना, तो ये पंप यहाँ से फ्यूल लाइन के द्वारा, गाड़ी के नीचे से कुछ फ्यूल लाइन होती है, इन फ्यूल लाइन के द्वारा इंजन तक सप्लाई करती है। इसको सप्लाई पंप कहते हैं, लो प्रेशर पंप है। अभी इंजन के अंदर जो पंप लगा हुआ है वो हाई प्रेशर पंप कहलाता है, और ये पंप फ्यूल को मतलब आपका पेट्रोल को या जो डीजल है, जो भी है आपका पेट्रोल डीजल, इसको इंजन के अंदर इंजेक्ट करता है, इंजन के अंदर स्प्रे करता है। फ्यूल तो इंजन के अंदर पहुंच गया, लेकिन फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में से हवा अंदर आता है, जो हवा एक एयर क्लीनर के थ्रू गुजरती है, जिससे वो क्लीन होता है, उसके अंदर का डस्ट पार्टिकल को क्लीन किया जाता है, और ये हवा इंजन के अंदर आएगी, और यहाँ से टैंक में से फ्यूल इंजन के अंदर आएगा। अब हमारे पास फ्यूल भी है और इंजन में हवा भी है, दोनों है हमारे पास, फ्यूल और हवा दोनों है, मतलब ऑक्सीजन भी है और फ्यूल भी है। उसको जलाने के लिए हमें चाहिए अभी फ्लेम, आग चाहिए, वहाँ पे हीट चाहिए हमें। तो उसके लिए इंजन के अंदर एक यूनिट लगाया जाता है जो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं स्पार्क प्लग। ये जो यूनिट है, ये जो स्पार्क प्लग का यूनिट है, अंदर के फ्यूल को जलाता है। जब अंदर का फ्यूल जलता है तो जो धमाका होता है, वो आपको गाड़ी का आवाज जो आता है ना, इंजन का फायरिंग, वो आपको सुनाई देता है। तो जब फ्यूल इंजन में जलेगा तो इंजन के अंदर जो ब्लास्ट होता है, जिस तरह से इंजन के अंदर के पार्ट घूमते हैं, और वो पार्ट एक शाफ्ट को घुमाते हैं। इंजन के अंदर से एक शाफ्ट बाहर आएगा। शाफ्ट मतलब एक सर्कुलर रॉड है जो इंजन से बाहर आया हुआ है, जो गोल 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 घूम रहा है, इसको कहते हैं इंजन शाफ्ट। ये इंजन शाफ्ट के ऊपर एक डिस्क लगेगा इस तरह से। अब ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको 3D व्यू में देखेंगे तो आपको ये डिस्क ऐसा दिखेगा। देखो ऐसा गोल डिस्क है, ये शाफ्ट है इंजन का, और ये डिस्क के बराबर सेंटर में लगा हुआ है। ये शाफ्ट जब घूमता है तो ये डिस्क को लेके घूमेगा। ये डिस्क जो होता है, इसका डायमीटर होगा करीबन 8 से 10 इंच का डायमीटर, और कम से कम 1.5 से 2 इंच मोटा लोहे का प्लेट है ये। 8 से 10 इंच डायमीटर और कम से कम 10 किलो के आसपास या उससे ज्यादा उसका वजन होता है। लोहे का प्लेट है ये, इसको कहा जाता है फ्लाईव्हील। जरा ध्यान से सुनो तो आपको आगे का समझ में आएगा। ये फ्लाईव्हील का डिस्क जो है इंजन पे लगा होता है और गोल 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 घूमता रहता है। अगर ये डिस्क 1 मिनट में 10 बार घुमा तो मैं इसकी स्पीड को ऐसे गिनूंगा कि ये 1 मिनट में 10 बार घूम रहा है, मतलब 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका जो टर्म है गिनने का वो है आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन आप इमेजिन नहीं करोगे, जब आपका गाड़ी स्टार्ट करते हो आप, रविंद्र जी आपका कैमरा ऑफ कीजिए। देखो, जब आप इंजन स्टार्ट करते हो और फ्यूल यहाँ पे पहुंचता है, इंजन स्टार्ट होता है, आपने एक्सीलरेटर से पैर हटा दिया, आपने एक्सीलरेटर से पैर अगर हटा दिया तो भी आपका इंजन चल रहा है ना, हमने एक्सीलरेटर नहीं दबाया। जैसे हम लोग सिग्नल पे खड़े हैं,
तो जस्ट हमने अभी गाड़ी चालू किया है, तो जो इंजन मिनिमम स्पीड में काम कर रहा है, जब हमें इंजन से कोई काम नहीं लेना है, गाड़ी को चलाना नहीं है, सिर्फ इंजन को चालू रखना है, वो स्पीड को हम कहेंगे आइडल स्पीड। आइडल स्पीड। इस आइडल स्पीड में भी कार का इंजन, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 मिनट में कम से कम 900 से 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट इतना स्पीड में घूमता है। मतलब आपकी कार का इंजन 1 मिनट में कम से कम 900 से 1000 रिवोल्यूशन तक घूमता रहता है। सोचो कि 1 मिनट में आपका इंजन 900 या 1000 आते हैं, मतलब विद इन अ सेकंड आपका इंजन 16 से 17 बार घूम रहा है मिनिमम। जब आप एक्सीलरेटर देते हो तो क्या करते हो, एक्सीलरेटर देना मतलब ज्यादा फ्यूल सप्लाई करना, ज्यादा एयर सप्लाई करना। तो जब आप एक्सीलरेटर दोगे तो ज्यादा एयर और ज्यादा फ्यूल सप्लाई होगा, जिसके कारण अंदर का जो पावर है, इंजन के अंदर का ब्लास्ट है वो और बढ़ेगा, इंजन का स्पीड बढ़ेगा, इंजन का आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये जो फ्लाईव्हील डिस्क है इसका स्पीड और बढ़ेगा, 1000 से 2000, 3000, 4000, और ये होता है करीबन 4500 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब आपकी कार का इंजन तो 5000 6000 भी जाता है कुछ गाड़ियों में, लेकिन हमारी कार में मोस्टली वो 1000 से 4500 आरपीएम के बीच में चलता रहता है इंजन। सोचो कितना स्पीड में घूम रहा है, 1000 में 4500 रिवोल्यूशन ये डिस्क घूमता है। ये डिस्क के आगे सोचो और एक डिस्क लगा दिया, वैसे ही और एक डिस्क है, तो इसके आगे मैंने फिट किया, ओके, ऐसे एक डिस्क और लगाया उसके आगे, इसको भी एक शाफ्ट, ओके, इस पोजीशन में। तो ये जो फ्लाईव्हील डिस्क है, फ्लाईव्हील वाला डिस्क है ये वाला, ये घूम रहा है गोल गोल, और दूसरा डिस्क ये है। तो ये डिस्क, फ्लाईव्हील डिस्क, ये दूसरे डिस्क को पावर ट्रांसमिट कर पाएगा क्या इस पोजीशन में, आप बताओ, अनम्यूट करो, मुझे बताओ कि इस पोजीशन में वो एक दूसरे को पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं कर पाएंगे? सर कनेक्शन नहीं हो रहा दोनों में, इसके लिए कनेक्शन नहीं हो रहा है, यस राइट, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो कैसे पावर ट्रांसमिट करेंगे एक दूसरे को? बराबर है सर आपकी बात। तो अब इसको मुझे इसके साथ जोड़ना है तो जो पावर ट्रांसमिट करेगा, और इसको इसके साथ जोड़ने के लिए फिर मैंने क्या किया, ये जो दूसरा डिस्क है, ये वाला डिस्क जो है, जो मैं यहाँ पे दिखाया 3D में, उसके पीछे मैं कुछ स्प्रिंग लगाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्प्रिंग लगा दिया है तो ये स्प्रिंग इसको पुश करेगी आगे, ये डिस्क के साथ जोड़ देगी। तो वो जब जुड़ेगा तो वो ऐसे दिखेगा, देखो ये डिस्क जुड़ गया क्योंकि उसके पीछे स्प्रिंग का टेंशन है। स्प्रिंग अपना टेंशन की वजह से, स्प्रिंग अपना फोर्स की वजह से उसको उसके साथ जोड़ के रखेगी। तो ऑलवेज स्प्रिंग क्या करेगी, ये दूसरा डिस्क को फ्लाईव्हील डिस्क के साथ दबा के रखेगी, तो दोनों साथ में गोल गोल घूमते रहेंगे। समझ आ रहा है? तो ये जो डिस्क है, जो स्प्रिंग इसको दबा के इसके साथ जोड़ रही है, तो ये जो पार्ट है पूरा, स्प्रिंग है, डिस्क है, शाफ्ट है, इसको हम कहते हैं क्लच। ये आपकी गाड़ी का क्लच है। आप लोग जो भी कहते हैं ना मैं क्लच दबा रहा हूँ, मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, तो आप इस पार्ट को ऑपरेट करते हो, ये पार्ट को ऑपरेट करते हो। क्लच दबाते हो आपको कुछ एहसास होता है आपके पैरों में कि आपको स्प्रिंग दबा रहे हो, तो ये स्प्रिंग दबने का एहसास है। जब आप क्लच दबाते हो तो आपको ऐसा फील होता है ना आपको स्प्रिंग दब रहा है। नीचे जा रहे हैं क्लच, तो ये स्प्रिंग को दबाते हो आप। पता है साइकिल में जो ब्रेक हम दबाते हैं उसमें केबल है जो नीचे ब्रेक मैकेनिज्म तक गया हुआ है। तो जब हम वो ब्रेक दबाएंगे साइकिल का, तो वो केबल के अंदर एक और केबल है, इनर केबल, जो उस ब्रेक को ऑपरेट करती है। तो वैसे ही आपकी कार में आपका जो क्लच का पेडल है, क्लच का पेडल से एक केबल होता है जो कनेक्टेड है क्लच के डिस्क के साथ। तो जब आप क्लच का पेडल दबाओगे तो ये केबल खींचा जाएगा और ये स्प्रिंग को दबाकर क्लच को यहाँ से पीछे खींच लेगा, जिसकी वजह से वो इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम क्लच दबाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट करेगा, जब हम क्लच दबाएंगे तो क्लच इंजन से दूर हटेगा और वो डिस्कनेक्ट करके पावर फ्लो को तोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्लच दबाना मतलब इंजन से पावर को डिस्कनेक्ट करना है। जैसे आप क्लच छोड़ेंगे, स्प्रिंग फिर इसको आगे दबाएगी और इंजन के साथ जोड़ देगी। जैसे जब पैर हटाते जाओगे, उसको स्प्रिंग को दबा के हमने उसको पीछे लिया हुआ है ना, जैसे हम पैर हटाएंगे वैसे स्प्रिंग आगे की जाएगी और वो क्लच के साथ उसको ग्रिप कर लेगी। तो जब भी हम गाड़ी को क्लच नहीं दबाते हैं, विदाउट क्लच दबाए, जो हम खड़े हैं किसी जगह पर, न्यूट्रल में हम खड़े हैं एक जगह पर और क्लच हमने नहीं दबाया, क्लच पूरी तरह से छोड़ दिया है हमने, तो क्लच हमेशा इंजन के साथ एंगेज नहीं रहेगा, हमेशा एंगेज रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको हमेशा उसके साथ दबाकर ही रखेगी। तो
क्लच दबाना मतलब क्लच डिस्कनेक्ट करना। क्लच दबाओगे तो वो इंजन से डिस्कनेक्ट होगा, क्लच छोड़ोगे तो वो फिर से जाके कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी ये जो शाफ्ट है, तो जो स्पीड में इंजन घूमेगा वही स्पीड में ये शाफ्ट घूमेगा। इसको कहते हैं क्लच शाफ्ट, तो ये क्लच के साथ कनेक्टेड है। ये जो शाफ्ट है ना, ये क्लच का शाफ्ट है। तो क्लच शाफ्ट जो है इंजन के साथ कनेक्टेड है। तो इंजन से आने वाला पावर इंजन शाफ्ट में जाएगा, इंजन शाफ्ट से जाएगा इंजन फ्लाईव्हील, इंजन फ्लाईव्हील से जाएगा क्लच, और क्लच में जाएगा क्लच शाफ्ट। ये क्लच का जो शाफ्ट है ये आगे जाकर एक बॉक्स में जाता है। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे गियर है, नंबर ऑफ गियर है, नंबर ऑफ पेयर, गियर का पेयर है बहुत सारा। तो एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे गियर मैंने फिट कर दिए, तो यूनिट को मैं कहूंगा गियर बॉक्स। अब गियर क्या होता है? गियर देखो, आपने कभी देखा है गियर? तो सब लोग ने देखा है। गियर कैसे होते हैं? तो एक सर्कुलर डिस्क होती है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका सरकमफ्रेंस पे ऐसे टिप है, उसके सरकमफ्रेंस पे ऐसे टिप होते हैं और बीच में लगा होता है शाफ्ट। ओके, तो दूसरा एक गियर है जिसका टिप उसके साथ में ऐसे इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ओके, आपके घड़ी के मैकेनिज्म में ऐसे गियर होते हैं। देन आपने गन्ने का जूस का मशीन देखा होगा ना, गन्ने का जूस का जो मशीन होता है उसमें गन्ना स्क्वीज जहाँ पे करते होते हैं, 2 रोलर है, लेकिन वो दो रोलर के बाजू में गियर लगे होते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है, अगर ये गियर घूमेगा ना तो ये गियर इस गियर को घुमाएगा एक दूसरे में उलझे होने के कारण। अब इसका साइज को बड़ा छोटा करके मैं स्पीड को कम ज्यादा कर सकता हूँ, बस अपने गियर बॉक्स में वही होता है कि इसका साइज को छोटा मोटा करते हैं और फिर इसको अंदर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गियर यहाँ पर लगेगा जिसका नाम है क्लच गियर। क्लच गियर क्यों? क्योंकि क्लच के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद में नीचे और एक गियर लगा होता है, इसको कहते हैं मेन गियर, क्योंकि ये आगे पावर ट्रांसमिट करता है। मेन गियर यहाँ पर लगा होता है एक शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट के देश को, और इसके ऊपर फिर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, रिवर्स गियर, सारे गियर इसके ऊपर लगे होंगे। एक और गियर जो है वो ध्यान से देखो थोड़ा, यहाँ पर एक और गियर है जो कनेक्टेड होता है व्हील के साथ, आइदर रियर या फ्रंट। अगर ये रियर व्हील के साथ कनेक्टेड है तो हम उसे कहेंगे रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, पीछे का पहिया घूमने वाली गाड़ियां, जैसे कि स्कॉर्पियो रियर व्हील ड्राइव है, फिर इनोवा रियर व्हील ड्राइव है, बस या ट्रक है जिसका पीछे का पहिया घूमेगा। मतलब इंजन जिस व्हील को पावर ट्रांसमिट करता है उसके ऊपर फिर उसका ड्राइव चला जाता है। अगर इंजन ने पीछे वाले व्हील का ड्राइव को ट्रांसमिट किया, आगे वाला व्हील आइडल है, जैसे मोटरसाइकिल में, आपके स्कूटर में, आपके साइकिल में, बाइसिकल में पीछे वाले व्हील को पावर ट्रांसमिट होता है ना, तो वो सारी रियर व्हील ड्राइव है। अगर मैंने ये शाफ्ट को पीछे की जगह पे आगे लगा दिया तो पीछे वाला व्हील आइडल और आगे वाला व्हील को घुमाया, मतलब इंजन का पावर आगे वाले व्हील को दिया, तो मैं इसे कहूंगा फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। तो आपकी कार है ना, जितनी भी कार है आपके पास, वैगनआर है आपके पास, फोर्ड आइकॉन है आपके पास, जो भी गाड़ी है आपके कार, जितनी भी कार, सेकंड की गाड़ियां है आपके, मारुति की गाड़ी है, होंडा की, जो भी कार है, मैक्सिमम कार सारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। जो गाड़ी के पीछे व्हील जाएगा उसको हम कहेंगे रियर व्हील ड्राइव। तो फ्रंट व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव। अभी क्या हुआ, मेरी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरा ये पीछे वाला पहिया पीछे में फंस गया, ब्रेक में फंस गया, तो मैं आगे जाने के लिए एक्सीलरेटर दबाऊंगा और क्लच छोड़ूंगा तो इंजन पीछे वाले व्हील को घुमाएगा, लेकिन वो तो अटका हुआ है अभी, वो तो स्पिन करेगा, तो गाड़ी मेरा फंस गया ना। तो फिर क्या करने का? तो ऐसी जगह पे जब आप ड्राइव करते हो, जो ऑफ रोड ड्राइव कहते हैं हम उसको, जहाँ पे सड़क प्रॉपर नहीं है, कच्ची सड़क है, रेत है, जहाँ पर आइस है, वहां पर रोड के ऊपर, ऐसी जगह पर गाड़ियां चलाने के लिए हमें चारों व्हील में ड्राइव देना पड़ेगा। तो एक शाफ्ट जाएगा पिछले व्हील में और यहीं से एक शाफ्ट और निकलेगा जो जाता है आगे वाले व्हील। तो एक साथ इंजन से निकला हुआ पावर चारों व्हील को जाएगा, जिसको कहा जाता है 4 व्हील ड्राइव। जैसे कि आपने थार में सुना होगा ना, थार में 2 मॉडल है, एक 2 व्हील ड्राइव, एक 4 व्हील ड्राइव। तो वैसे तो 4 व्हील ड्राइव मतलब चारों पहिए घूमते हैं। इसका फायदा क्या है कि पिछला पहिया अगर कीचड़ में रेत में फंस गया तो आगे वाला पहिया घूम के गाड़ी को खींच लेगा बाहर, गाड़ी फंसेगी नहीं। अगला पहिया फंस गया तो पीछे वाला पहिया गाड़ी को हैकल के बाहर निकाल लेगा। तो इसलिए ऐसी जगह पर 4 व्हील ड्राइव गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आप जिस रोड पे चलने वाले हो, आपका रोड कंडीशन के हिसाब से भी आपकी गाड़ी को यूज करना होता है। ओके,
चलो यहाँ तक सबको ठीक समझ में आ रहा है क्या? तो हम आगे बढ़े। पूछिए कुछ सर, सवाल, मैडम बोलिए। फोर व्हील ड्राइव की कौन सी गाड़ी आती है? 4 व्हील ड्राइव में आपका थार में है 4 व्हील ड्राइव, सफारी में 4 व्हील ड्राइव दिया गया है। जो बड़ी व्हीकल्स है ना, जैसे कि सफारी नया जो इसका आया महिंद्रा का स्कॉर्पियो, उसमें 4 व्हील ड्राइव दिया गया है कुछ गाड़ियों में। तो कार में नहीं है, ये सब एसयूवी वगैरह जो बड़ी व्हीकल्स है उसमें 4 व्हील ड्राइव रहेगा। ऐसी व्हीकल्स जो रेत में चलेगी, खराब सड़कों पर चलेगी, अनइवन रोड पे चलेगी, ऑफ रोड चलेगी, ऐसी गाड़ियों में। ओके, हाँ। थैंक यू। और कुछ सवाल पूछना तो आगे बढ़े। ठीक है, देखो अभी अब चलो ध्यान से देखना। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको तो आपकी गाड़ी आगे बंदनी पड़ेगी, कल से आपकी गाड़ी बंदनी पड़ेगी अगर आपको मेरा ये बात समझ में आ रहा है। इसी इस बात को समझो। ओके, ये सब लिंक है। अभी जो समझा रहा हूँ तो आगे उसका लिंक आएगा। अब मैंने इंजन स्टार्ट किया, मेरा इंजन चालू हो गया, इंजन 1000 आरपीएम में घूम रहा है। इंजन घुमाएगा फ्लाईव्हील को, फ्लाईव्हील घुमाएगा क्लच को, क्लच घुमाएगा क्लच गियर को, क्लच गियर नीचे वाले गियर के साथ अटैच है मेन गियर के साथ, तो मेन गियर घूमेगा, मेन गियर काउंटर शाफ्ट को घुमाएगा, काउंटर शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे गियर घूमेंगे। लेकिन ये ऊपर वाला गियर जो है वो किसी के साथ अटैच नहीं है अभी तक। इसलिए ये जो पावर इंजन से आ रहा है गियर तक, ये ऊपर वाले गियर तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि अभी तक वो किसी के साथ अटैच नहीं है और वो गियर नहीं घूमेगा, इसलिए व्हील भी नहीं घूमेगा, क्योंकि व्हील तक पावर पहुंच नहीं रही है, क्योंकि ये गियर अटैच नहीं है किसी के साथ। मैंने एक्सीलेटर दबाया, ज्यादा फ्लो सप्लाई किया, इंजन का स्पीड 1000 से 2000 हो गया, 3000 4000 हो गया। इंजन का स्पीड बढ़ेगा, गियर क्लच का स्पीड बढ़ेगा, गियर बॉक्स का स्पीड बढ़ेगा, लेकिन स्टिल वो गियर एंगेज ही नहीं है ना किसी के साथ, तो पावर फ्लो कंटिन्यू होगा ही नहीं, पावर आगे ट्रांसमिट ही नहीं होगा। इस पोजीशन को मैं कहूंगा मेरा गाड़ी न्यूट्रल में है। न्यूट्रल में जब आपका गाड़ी होता है तो इसका मतलब है वो वाला गियर जो व्हील तक पावर को ट्रांसमिट करने वाला है वो एंगेज ही नहीं है पूरे सिस्टम के साथ। और वो एंगेज ना होने के कारण, वो एंगेज नहीं है, इसके कारण क्या होता है कि पावर पीछे ट्रांसमिट ही नहीं होता है। कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी देखो, अभी हम आपसे कहते हैं फर्स्ट गियर डालो, ऐसे ही कहा जाता है आपको। ऐसे 1 2 3 4 5 5 गियर है हमारे पास। अंक बड़ा कौन सा है? 5। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। तो हम आपसे ये क्यों नहीं कहते कि डायरेक्ट सेकंड गियर या डायरेक्ट फोर्थ गियर डालो? हम हमेशा आपसे कहते हैं फर्स्ट गियर डालो। हमेशा फर्स्ट गियर क्यों डालने का? तो रूल है, एक रूल है कि जब भी आपकी गाड़ी का व्हील रुका होगा, जब भी व्हील जीरो मोशन में है, व्हील गाड़ी का व्हील पार्किंग में, अगर सिग्नल के ऊपर आप रुके हुए हो, आप ट्रैफिक में चलते चलते रुक गए, जब भी आपका गाड़ी का व्हील बिलो 20 है आपका स्पीड, या फिर पूरी तरह से 0 है, तो आपको फर्स्ट गियर ही डालना है। पहला गियर ही डालो, ऑलवेज पहला गियर ही डालने का, फर्स्ट गियर ही डालने का। ऐसे क्यों डालने का फर्स्ट गियर? क्या है फर्स्ट गियर में ऐसा खास बात? तो फर्स्ट गियर में टॉर्क ज्यादा है। तो क्या होता है कि फर्स्ट गियर जो होता है ना, वो छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है, मतलब ये छोटा गियर इस बड़े गियर को घुमाएगा। इससे क्या होगा, अगर ये छोटा गियर 10 बार घूमेगा ना, तो मेरा आउटपुट वाला गियर 1 बार ही घूमेगा। मतलब अगर इंजन से 1000 आरपीएम में पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये सिर्फ 100 आरपीएम ट्रांसमिट करेगा। मतलब क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर वो इसके 1000 आरपीएम के अंदर अगर ये 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये यहाँ पर सिर्फ इसका 100 आरपीएम में ही मिलेगा। मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर मैंने स्पीड कम कर दिया आउटपुट में, तो मेरा टॉर्क, मेरी ताकत बढ़ गई, गाड़ी को खींचने के लिए मेरी ताकत बढ़ गई। और मैंने ताकत को कम किया तो मेरा स्पीड बढ़ गया। अब इस बात को समझने के लिए, अब ये बात थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है, तो इसको समझने के लिए हम इसको अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं समझने के लिए। देखो, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे 4 इसके ग्रुप करेंगे। हम 4 ग्रुप करेंगे फर्स्ट गियर। तो फर्स्ट गियर को इमेजिन करो, ये जो फर्स्ट गियर है ये हाथी के जैसा है। इमेजिन करो, फर्स्ट गियर हाथी वाला गियर है, ऐसे इमेजिन करो।
हाथी में क्या होता है, ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो फर्स्ट गियर पर ऐसा इमेजिन करो कि मैं हाथी की ताकत का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फर्स्ट गियर में चलेगा, हाथी का स्पीड बहुत कम है तो गाड़ी बहुत स्लो चलेगा। मतलब इसमें स्पीड कम होता है लेकिन ताकत बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट गियर में। जब हमें फर्स्ट गियर चाहिए तो ताकत भी ज्यादा चाहिए। सेकेंड गियर में क्या होता है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर आपका स्पीड होगा अप्रॉक्सीमेट 0 to 20। जैसी गाड़ी 20 के आसपास पहुंचे आप सेकंड गियर डाल, तो सेकंड गियर को कंपेयर करो एक कैमल के साथ, ऊंट के साथ। अब क्या हो गया, सेकंड गियर कब डालेंगे हम लोग कि हमें ताकत थोड़ा और कम चाहिए लेकिन स्पीड थोड़ा ज्यादा चाहिए। जैसे हम लोग ट्रैफिक में चल रहे हैं, हम लोग सर्विस रोड पे चल रहे हैं, या हमारा स्पीड कभी इन बिटवीन 20 to 40 के आसपास है, लेकिन अभी हमें और रास्ता खुला मिला तो हम थोड़ा और हाइयर गियर डालेंगे, थर्ड गियर। तो थर्ड गियर को कंपेयर करें और उसके साथ अभी क्या हो रहा है देखो, हाथी से ऊंट की ताकत कम है तो ऑब्वियसली फर्स्ट गियर से सेकंड गियर की ताकत कम होगी लेकिन स्पीड बढ़ेगा। मैंने बोला था ताकत कम करते हो स्पीड बढ़ते जाता है, लेकिन हाथी जितना खाता है उससे कम खाएगा ना ऊंट, तो फ्यूल भी कम खाएगा गाड़ी सेकंड गियर में कंपेयर टू फर्स्ट गियर। सेकंड गियर में फ्यूल कम खाएगी गाड़ी। थर्ड गियर में क्या हुआ, थर्ड गियर में घोड़े के जैसा हो गया, हो स्पीड और बढ़ गया उसका लेकिन खाएगा और फ्यूल कम, लेकिन गाड़ी और तेज चलेगी बिटवीन 40 to 60 या 70 के आसपास। और फोर्थ गियर जो है वो चीते के जैसा है, सबसे तेज 60 to 80 और 80 प्लस फिफ्थ गियर। तो आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे हम गियर का नंबर बढ़ते जाएंगे ताकत कम हो रही है लेकिन स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूल भी कम खा रहा है। तो जिधर जिसकी जरूरत है उधर उसको इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जगह पे खड़े हो और आपको आगे बढ़ना है तो उधर मुझे ज्यादा ताकत लगेगी ना, फर्स्ट गियर की हाथ वाली ताकत लगेगी मुझे, लेकिन उधर मैं वहां पे गलती से थर्ड गियर सिलेक्ट किया मैंने, अगर मैंने वहां पे थर्ड गियर सिलेक्ट किया तो मेरा गाड़ी लोड नहीं उठा पाएगा, मेरा गाड़ी बंद पड़ता है। ये आपके साथ होता है। आप लोग कभी कभी ट्रैफिक में गलती से फर्स्ट की जगह पे दिखाई गए थर्ड गियर डाल देते हो तो आपका गाड़ी बंद पड़ता है। ऐसा हुआ है देखो लोगों के साथ, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कई बार कि आपने गलती से फर्स्ट की जगह थर्ड गियर डाल दिया तो गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो इसलिए जिसका जरूरत जिधर उधर उसको इस्तेमाल करो, बार बार गियर चेंज करो, अकॉर्डिंग टू रोड एंड स्पीड कंडीशन आपको गियर बदलने होंगे। ओके, तो ये गियर के बारे में है। गियर डालते वक्त ज्यादा ताकत नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं लगती है ताकत, हल्के हाथ से गियर डालो। अगर आप गियर को टाइट पकड़ोगे, जितना आप गियर को टाइट पकड़ोगे उसको जकड़ोगे नॉब को, उतना आप गियर मुश्किल गिरेंगे। गियर डालने के लिए सिर्फ एक इंडेक्स फिंगर काफी है, एक उंगली से गियर डाल सकते हैं किसी भी गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का गियर एक उंगली से डाला जाता है, इतनी ताकत नहीं लगती। आप जितनी ज्यादा उसको ताकत लगाओगे ना उतना वो मुश्किल होगा आपके लिए। क्या होता है देखो गियर में, ये आपकी गियर का पैटर्न है। नॉर्मल पैटर्न आजकल ऐसे ही है, कुछ गाड़ी में भी बदल गए। फर्स्ट गियर इधर, सेकंड गियर इधर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, ये गियर का पैटर्न है। ये जो बीच का लाइन है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ये पूरे न्यूट्रल की लाइन में आपका जो गियर नॉब है उसको दोनों तरफ से इक्वल स्प्रिंग का टेंशन है, इधर से भी स्प्रिंग का टेंशन, इधर से स्प्रिंग का टेंशन। तो दोनों तरफ से स्प्रिंग का टेंशन होने की वजह से इसको न्यूट्रल में इधर से कहीं से भी छोड़ो, ये हमेशा 3 और 4 के बीच में ही आके रुकेगा ऑलवेज। किसी भी गाड़ी का गियर का नॉब अगर आप न्यूट्रल में छोड़ोगे तो हमेशा वो 3 और 4 के बीच में ही आके रुकता है। किसी भी गाड़ी का गियर का नॉब को आप न्यूट्रल में छोड़ दो, 1 या 2 के बीच में से छोड़ो, 5 रिवर्स के बीच में से छोड़ो, तो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही आके रुकेगा। तो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट गियर डालो, मुझे हाथी की ताकत चाहिए, 0 to 90 स्पीड में चलना है, तो उधर हम अगर धकेल तो ज्यादा थर्ड गियर है, ताकत कम बढ़ेगी ना भाई, और गाड़ी बंद पड़ जाती है। बस यही होता है आपके साथ। इसीलिए हमें ये याद रखना है कि जिधर मेरे गाड़ी का व्हील रुक गया, देखो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा गाड़ी थर्ड गियर में, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ट्रैफिक में, सडन आगे कोई ऑटो रिक्शा वाला आया, मैंने क्लच दबा के ब्रेक मारा, मैं रुक गया, अब वो निकल गया। उसके निकलने के बाद आप लोग क्या करते हो, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर देते हो, क्लच छोड़ दो, गाड़ी बंद, क्योंकि कभी गाड़ी थर्ड गियर पे होती है, आपको ध्यान ही नहीं है कि मेरा गाड़ी रुक गया है या स्लो हो गया है। तो जब गाड़ी का स्पीड 20 से नीचे आ जाता है या गाड़ी जगह पर रुक जाता है, फिर आप कोई भी गियर में हो, सीधा थर्ड गियर में आओ वापस। ओके, यहाँ पे क्लियर सबको? हेलो हेलो, हाँ हाँ, मुझे क्या लगा कि मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया आपके साथ, इसलिए। तो अब ये बात आई फिर वापस वही कि गियर के लिए ताकत क्यों नहीं लगाने का। देखो कभी आपके घर में आपके डैडी ड्राइव कर रहे हैं, आपके घर में जो भी लोग ड्राइव कर रहे हैं फिलहाल ना, उनको कभी ना ऑब्जर्व करना, जब वो लोग ड्राइविंग करेंगे तो वो लोगों को ताकत नहीं लगती गियर डालने में। आप लोग इतनी ताकत लगाते हो, इस तरह आप थक जाते हो।
हल्के से कंधे से अपने हाथ को हल्का छोड़ो, एकदम हल्का छोड़ो कंधे से अपने हाथ को, और आपका जो पाम है इस पाम से गियर को डालो, सिर्फ पाम से गियर को डालो, उंगलियों से जकड़ना नहीं, सिर्फ पाम उसके ऊपर रखना, फिर गियर को शिफ्ट करना है। ओके, करके देखो आप, हर क्लिक को फील करना है आपको, हर क्लिक को फील करना है। क्या होता है कभी कभी आपका गाड़ी अगर फर्स्ट गियर में होता है और हम आपसे कहते हैं सेकंड गियर डाल, अब ऊपर से उसको ऐसे जोर से नीचे खींचते हो। कभी कभी क्या होता है फर्स्ट से सेकंड में आते हो, जब वो न्यूट्रल में आता है ना, तो मैंने कहा था ना न्यूट्रल में वो स्प्रिंग लोडेड है तो सटक के इधर आ जाता है, और अब नीचे खींचते हो जाता हो फोर्थ में है, आपको लगता है सेकंड में गया, और अब क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी टक 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 ऐसा नॉक करेगी या बंद पड़ेगी। तो उसको थोड़ा हल्का लेफ्ट में दबा के रखो, नीचे न्यूट्रल लो, हल्के हाथ से न्यूट्रल को फील करो, मांगता है तो उसको न्यूट्रल में ले लो, फिर दबा के वापस सेकंड डालो। सही तरीका क्या है पता है, न्यूट्रल में लाने का उसको, 1 सेकंड के लिए उसको दोनों के बीच में से छोड़ देने का, तो हमेशा 3 और 4 के बीच में आएगा, फिर दबा के नीचे डालने का सेकंड, ऐसा करो। फिर आपको सेकंड से छोड़ जाना, फिर न्यूट्रल में आओ, फिर थर्ड डालो, हर बार न्यूट्रल कंफर्म करो, न्यूट्रल कंफर्म करके गियर डालो, कभी गियर गलत नहीं गिरेगी। ओके, नेक्स्ट। अभी बहुत, हाँ जी बोलिए बोलिए। आपने बोला ट्रैफिक का बोला या फिर हाईवे का भी बोला, ठीक है। अभी गियर की बात है, अगर हम लोग थोड़ा सा हिली एरिया के ऊपर जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ऊंचे जगह पे जा रहे हैं, तो गियर को कैसे ये करना है, कौन सा गियर पे ज्यादा अच्छा चलेगा, मतलब मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी या फिर लगेगी? फर्स्ट या सेकंड गियर, फर्स्ट या सेकंड। अगर आप स्लोप पे चल रहे हो तो आप सेकंड गियर पे चढ़ो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेकंड गियर पे मुझे ज्यादा एक्सेलरेटर दबाने की जरूरत पड़ रही है, गाड़ी ऊपर नहीं बढ़ रही है, तो फर्स्ट गियर डाल दो, इसमें तो चढ़ना ही चाहिए गाड़ी, क्योंकि चढ़ाई में चढ़ने के लिए 3-4 वाले गियर का कुछ काम नहीं है अगर हम लोग स्लोप पे जा रहे हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन ढलान से नीचे उतर तक भी लो गियर पे ही उतरो तो गाड़ी जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। नीचे उतर तक भी अभी आपको एक डाउट क्लियर हो गया ना? जी सर। हेलो, हाँ चलो, एक जस्ट आपने बोला ना, इससे मेरे दिमाग में एक बात आई। होता क्या है कि मैं ये क्लासेस पिछले 30 साल से ले रहा हूँ, मेरा 20 साल से यही काम है, ड्राइविंग के क्लासेस लेने का। हर संडे को लेता हूँ मैं। अभी जब से लॉकडाउन लगा था मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने लगा। ओके, अभी मुझे बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, कैंडिडेट जो ये मेरे स्कूल के, मेरा स्कूल इधर घनसोली में है, न्यू परफेक्ट ड्राइविंग, पैशन ड्राइविंग स्कूल भी मेरा ही है, ऊपर चढ़ना में, परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल भी हमारा ही है वाशी का, ओम मोनीश्वर भी हमारा ही ड्राइविंग स्कूल है। तो अभी हमारे साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ कल्याण से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग थाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मुझे फोन करते हैं, वो लोग जब भी किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो वो लोग एक फोन करके पूछते हैं। एक दिन फोन आया है मुझे वहां से कि यार हमारे गाड़ी का तो ब्रेक ही नहीं लगा और मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने उनको पूरा स्टोरी पूछा तो हुआ क्या था कि उनके यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग रहता है ना, आपके यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा पार्किंग रहता है, मल्टी स्टोरी पार्किंग, वैसे पार्किंग उनके यहाँ पे। और वो ढलान से नीचे उतर रहे थे, नीचे उतरते उतरते गाड़ी का इंजन बंद हो गया। जैसे उन्होंने गलती से थर्ड गियर डाल दिया होगा, जैसे आपने अभी सवाल पूछा ना, तो मैंने बोला नीचे उतरता भी लो गियर पे नीचे उतरो, तो उन्होंने शायद थर्ड गियर डाला और क्लच छोड़ते ही गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ढलान तो है, निकल जाऊंगा, गाड़ी पीता हो, इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढलान में मैं आराम से निकल जाऊंगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए ना, इको साउंड आ रहा है, इको साउंड आ रहा है, प्लीज बंद कीजिए। हेलो, हाँ तो हेलो, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए, इको साउंड आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ उनके साथ कि वो जब नीचे उतर रहे थे ना तो इंजन बंद हो गया। इंजन बंद हो गया तो जैसे ही गाड़ी का इंजन बंद होता है आपका स्टीयरिंग जो है वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग ऑफ हो जाता है उस वक्त। आने वाले क्लासेस में आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा मैं आपको कि पावर स्टीयरिंग क्या होता है। फिर पावर स्टीयरिंग ऑफ हो गया, पावर स्टीयरिंग जैसे ऑफ हो गया इंजन टाइट हो गया, जब स्टीयरिंग बहुत टाइट हो जाता है, एकदम टाइट कि आप पूरे दोनों हाथों से नहीं घुमा पाते। दूसरी बात, आपका ब्रेक का एफिशिएंसी लो हो जाता है, क्योंकि हम जो कार में ब्रेक इस्तेमाल करते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक है जो वैक्यूम असिस्टेड है। उसको कहा जाता है वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक है लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए इंजन के वैक्यूम का इस्तेमाल किया गया है। तो इंजन अगर बंद रहेगा तो इंजन वैक्यूम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका असिस्टेंट सिस्टम बंद हो जाता है और आपके ब्रेक हार्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चालू गाड़ी में अगर ब्रेक मारता हूँ, इंजन चालू और मैं ब्रेक मारता हूँ, मेरी गाड़ी 10 फीट में जाके रुकती है, तो वही स्पीड, वही रोड, वही कंडीशन, अगर मैं इंजन बंद करके ब्रेक मारूंगा तो 3 फीट का अंतर लगेगा, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि मेरे ब्रेक का एफिशिएंसी डाउन हो जाता है 30% से।
सॉरी डायरेक्ट 60-70% मेरा डाउन हो जाता है एफिशिएंसी। तो उनके साथ भी यही होगा, उनका ना ब्रेक काम कर रहा था ना स्टीयरिंग घूम रहा था, और शाम में उन्होंने जाके वॉचमैन के कैबिन को जाके गाड़ी ठोक दिया। तो उनको ये नहीं पता था कि इंजन बंद हो गया। अगर वो इंजन स्टार्ट कर लेते तो ब्रेक जल्दी लग जाती है, उनका स्टीयरिंग भी कंट्रोल नहीं आ जाता। तो अगर ये किसी रोड पे होता तो ढलान से नीचे उतरते वक्त, घाट से नीचे उतरते वक्त, ब्रिज से नीचे उतरते वक्त, तो बहुत डेंजरस हो जाता था। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ ना कि सिर्फ प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि आपको कल गाड़ी चलानी है रोड के ऊपर। तो प्लीज इस बात को समझो कि आपको कल रोड पे गाड़ी चलानी है, उस वक्त आपके दूसरों की जान भी खतरे में है। तो सर एक क्वेरी, हाँ, इन दैट केस वो हैंड ब्रेक यूज कर सकते थे क्या? लेकिन हैंड ब्रेक भी नहीं लगेगा जल्दी। हैंड ब्रेक तो मैकेनिकल ब्रेक है सर। फुट ब्रेक जितना एफिशिएंट है उससे हैंड ब्रेक बिल्कुल है। हैंड ब्रेक जो है ना वो सिर्फ पीछे के 2 व्हील में काम करता है, और वो केबल ऑपरेटेड है, मैकेनिकल ब्रेक है, केबल ऑपरेटेड। तो हैंड ब्रेक खींचने के बाद भी गाड़ी को रुकने के लिए टाइम लगता था, क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है। सफारी गाड़ी था वो, टाटा सफारी नया, वेट बहुत ज्यादा है गाड़ी का, वो भी ढलान के ऊपर है गाड़ी, और सिर्फ उनको हार्डली 5 या 6 सेकंड का टाइम मिला है पूरा एक्सीडेंट में, क्योंकि सामने इधर वो वॉचमैन का कैबिन है, उधर ठोक दिया उन्होंने गाड़ी, उधर जाके गाड़ी रुक गया वो। लेकिन वो इंजन स्टार्ट करने तो शायद जल्दी बच जाए। उन्होंने उधर ही जब गाड़ी बंद हुआ ना जैसे ऊपर, और गाड़ी का स्पीड बढ़ने लगा धीरे धीरे गाड़ी का, आप अगर हैंड ब्रेक खींचो भी तो भी गाड़ी का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम आपको थोड़ा और आगे ढकेल तक जरूर लेके जाएगा। तो हैंड ब्रेक में इतना ज्यादा मत भरोसा करो, ओके। लेकिन खींच लेता समझो, लेकिन खींच लेता ना जैसा आपने कहा, तो अगर वो हैंड ब्रेक खींच लेते तो ज्यादा डैमेजेस नहीं होते थे, बच जाता था डैमेजेस से। जैसे इस बार उनका हुआ ऐसा है कि हेडलाइट टूट गया है, बम्पर अंदर चला गया, एसी का जो आगे का कंडेंसर और रेडिएटर दोनों फट गया। तो अगर वो हैंड ब्रेक खींचते तो हेडलाइट टूटने के बाद बम्पर बेंड होकर रुक जाता था गाड़ी, तो इतना कम डैमेजेस होता था। ओके ठीक है, ओके। अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी मैंने बोला फर्स्ट गियर डालो। क्यों फर्स्ट गियर डालो? क्योंकि मुझे ज्यादा ताकत चाहिए। लेकिन फर्स्ट गियर डालने से पहले आपको कहा जाता है क्लच दबाओ। क्यों हमें क्लच दबाना है? बिना क्लच दबाए हम लोग फिर डाल सकते हैं गियर को? तो नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, इंजन का पावर क्लच के थ्रू गियर को मिल रहा है, तो गियर सारे घूम रहे हैं। लेकिन ये जो गियर है, ये गियर रुका हुआ है। मतलब एक गियर जो है ये घूम रहा है, इसका स्पीड होगा करीबन समझो 1000 आरपीएम, और दूसरा जो गियर है वो गियर 0 आरपीएम में है। तो ये गियर को मैं इसके साथ अगर सडनली जोड़ने जाऊंगा तो दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस की वजह से जब मैं इसको जोड़ूंगा तो उसके जो स्पीड एक दूसरे में क्लैश करेंगे, टूट जाएगा, नहीं ज्वाइन होगी। तो मुझे अगर इसको जोड़ना है एक दूसरे के साथ तो मेरे पास 2 विकल्प है, या तो मैं इसको 0 करूं, इसको पूरी तरह से रोक दूं, या तो ये 1000 है तो मैं इसको भी अप्रोक्सीमेट 1000 तक घुमाऊं। मतलब दोनों को स्पीड को इक्वल करना जरूरी है, आइदर 0 1:1, या फिर दोनों का स्पीड सेम। तब जाके अगर दोनों का स्पीड सेम रहेगा तब जाके आसानी से एक दूसरे में कनेक्ट होंगे। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग। ये जो इफेक्ट है इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट। तो सिंक्रोनाइजिंग अगर होगा दोनों के बीच में तो आसानी से जुड़ जाएंगे। एक एग्जांपल देखो, कुछ लोग ज्यादा रेस लेने वाले लोग हैं, फालतू की रेस लेने वाले, आप लोग ऐसे मत करना, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको कि वो लोग क्या करते हैं कि चालू ट्रेन में चढ़ते हैं, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकला तो वो लोग उसको छोड़ देना चाहिए ना, उन्होंने चलो जाओ दूसरी ट्रेन आएगी, हमें सलमान का आमिर खान ने बताया था दूसरा ट्रेन आता है करके, तो ट्रेन बस आता है दूसरा, तो छोड़ देना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, उसके पीछे भागते और अपनी स्पीड को उस ट्रेन के भैया बस के स्पीड के साथ थोड़ा सा मैच करते, सिंक्रोनाइज करते और फिर ऊपर चढ़ते हैं। अगर ये उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए तो या तो ये नीचे फिसल के गिर जाता है या अंदर जाके पटकते हैं अंदर घुसने के बाद। तो ये सिंक्रोनाइजिंग होना चाहिए। अगर दोनों के बीच का स्पीड सेम रहा तो ही गियर बराबर गिरेंगे। आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो मैंने बोला ना आपको, या तो इसको 0 करो या इसको घुमाओ, ऊपर वाले को घुमाओ। तो जब गाड़ी बंद रहती है ना, गाड़ी जब भी बंद है तो इंजन बंद है, इंजन बंद है तो क्लच नहीं घूम रहा है, क्लच नहीं घूम रहा है तो सारे 0 है। इसलिए बंद गाड़ी में आप सारे गियर डाल के देखो, आराम से सब गियर गिरेंगे। बंद गाड़ी में सारे गियर गिरते हैं, लेकिन चालू गाड़ी में नहीं। एक बार इंजन स्टार्ट किया तो डिफरेंस आ गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसको बंद करो या इसको घुमाओ। इंजन तो बंद नहीं कर सकते, तब हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट गियर डालने के लिए जैसे हम क्लच दबाएंगे तो क्लच यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है,
तो क्लच यहाँ से डिस्कनेक्ट होते ही ये गियर का स्पीड कम हो जाता है और धीरे धीरे गियर का स्पीड कम होने की वजह से ऑलमोस्ट इक्वल में आ जाता है। और तब हम एक नॉब है हमारे पास, गियर का नॉब, इस गियर के नॉब से माइक बंद कीजिए प्लीज माइक बंद कीजिए, किसी का माइक ऑन है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। देखो तो हम क्या करते हैं कि इस नॉब को पकड़ कर, ये नॉब का जो डंडा है ना नीचे का, गियर का नॉब, ये गियर नॉब है और इसका डंडा इस गियर का कनेक्टर है, हम इसको पकड़ के शिफ्ट करेंगे तो जो भी डिजायर गियर है, हम लोगों ने जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी गियर की किया है उसके साथ जाके ये खड़क करके मैच हो जाता है। और जब ये दो गियर एक दूसरे में मैच होते हैं तो एक क्लैश होता है उसके अंदर, मेटल टू मेटल आवाज आता है, वो क्लैश आप हाथ में महसूस करते हो, खट खट खट। जितना इसका स्पीड ज्यादा होगा उतना आवाज ज्यादा आएगा, इसलिए रिवर्स गियर डालकर खट करके कभी कभी बहुत ज्यादा आवाज आती है। तो इसमें कभी भी एक्सीलरेटर पहले छोड़ो, गियर डालने से पहले एक्सीलरेटर छोड़ोगे तो इंजन का स्पीड कम हो जाएगा, इंजन का स्पीड कम होता है गियर का स्पीड कम होगा, फिर वापस क्लच दबाओ, एक्सीलरेटर छोड़ने के बाद क्लच दबाओगे तो और स्पीड कम हो जाएगा इंजन का, तब हम गियर डालेंगे। अभी अगर मैंने पूरा क्लच नहीं दबाया, आगे क्लच दबा के रखा है, पूरा क्लच दबाया नहीं, तो ये क्लच यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा एंगेज है और तब हम गियर डालने जाएंगे तो आवाज खड़ 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 खड़। इसलिए कभी भी जब भी हम आपको कहते क्लच दबाओ, पूरा नीचे फ्लोरिंग बोर्ड तक दबना चाहिए, पूरा नीचे तक टच होना चाहिए क्लच। एक बात हमें याद रखो, क्लच दबाना मतलब पूरा नीचे टच होना चाहिए फ्लोरिंग बोर्ड को, आधा क्लच छोड़ा जाता है, दबाया नहीं जाता है। देखो अभी तो ध्यान से सुनो हर एक बात चीजों को। अभी हम आपसे कहते हैं क्लच छोड़ो, फर्स्ट गियर तो एंगेज हो गया, मैंने आपसे कहा क्लच छोड़ो, आप जैसे ही सडनली क्लच छोड़ दो, आप इमेजिन करो, खुद आप इमेजिन करो कि एक डिस्क फ्लाईव्हील 10 किलो 20 किलो का फ्लाईव्हील 1000 रुपए में घूम रहा है और ये क्लच है जो कनेक्टेड है गियर के साथ, गियर कनेक्टेड व्हील के साथ, व्हील रुका है, गियर बॉक्स रुका है, क्लच रुका है, लेकिन इंजन घूम रहा है। जैसे मैंने बोला क्लच छोड़ा, आपने सडनली क्लच छोड़ा और ये स्प्रिंग इस पे जाके इसको साथ ऐसा सडन गियर तो झटका तो लगेगा ही। अगर आपने उसको सडनली छोड़ दिया तो ये स्प्रिंग इसको झटके से आगे दबाएगी और ये क्लच जाके जुड़ेगा फ्लाईव्हील के साथ। जैसे वो फ्लाईव्हील के साथ जुड़ेगा, इंजन का पावर यहाँ से क्लच में जाएगा, क्लच से गियर में जाएगा, गियर से शाफ्ट में से व्हील में जाएगा और उसी झटके से व्हील को घुमाएगा आगे बढ़ने के लिए। अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने सीखा है, एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, याद है सब लोगों को, एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। बस यहाँ पे यही होता है, जैसे व्हील यहाँ से घूमते हैं वैसे झटका मार के वो अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा और घूमने के लिए अपोज करेगा, वही इक्वल रिएक्शन। तो आपको समझने के लिए मैं कैलकुलेशन बता दूं, समझो इंजन ने यहाँ से 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट किया फ्लाईव्हील के थ्रू, ये गया व्हील पे, उतना भी टॉर्क रिवर्स में आएगा, इक्वल रिएक्शन, वो भी कितना आएगा 10 न्यूटन मीटर का ही आएगा और वो यहाँ से लॉक करेगा व्हील को, व्हील से घूमने के लिए वो टॉर्क आएगा गियर बॉक्स पे, गियर बॉक्स को लॉक करेगा, गियर बॉक्स क्लच को लॉक करेगा और क्लच फ्लाईव्हील को लॉक कर देगा और गाड़ी झटका मार के बंद पड़ेगी। इसलिए आपकी गाड़ी झटका मार के बंद पड़ती है जब आप क्लच छोड़ते हो, तो सडनली पहले एंगेज करेगा तो गाड़ी बंद पड़ने वाली ही है, हमेशा बंद पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि वो सडनली एंगेज किया। नहीं होना चाहिए ना ऐसा, सडनली एंगेज किया आपने, नहीं होना चाहिए ऐसा, गाड़ी बंद पड़ा। क्यों बंद पड़ा? क्योंकि यहाँ पे तो आपको क्या करना है, तो धीरे धीरे स्लोली एंगेज करना है। स्लोली एंगेज करोगे तो क्या होगा, इधर से जाएगा 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क, पहले आप थोड़ा सा क्लच छोड़ के एंगेज करेगा तो यहाँ पे स्लिप मारेगा, आधा क्लच एंगेज होगा ना तो आधा स्लिप करेगा, तो इधर से 50% यहाँ पे लॉक हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉक, और जाएगा कितना 5 न्यूटन मीटर। इधर से कितना फोर्स आएगा वापस 5 न्यूटन मीटर का, वो फोर्स क्लच पे आएगा, लेकिन फ्लाईव्हील के पास तो 10 न्यूटन मीटर का फोर्स है ना, तो इसलिए जो रिवर्स फोर्स आएगा वो इंजन से ज्यादा है, इसलिए इंजन बंद नहीं पड़ेगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा। इसलिए क्लच को हमेशा धीरे धीरे छोड़ो। ओके, अब ये न्यूटन मीटर छोड़ दो, कंफ्यूज होंगे आप, मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ। ये फ्लोरिंग बोर्ड है, ये फ्लोरिंग बोर्ड के ऊपर आपका क्लच का पेडल ऐसा है और इस क्लच के पेडल के ऊपर आपका पैर है ऐसे। ओके, चलो बताओ इसमें क्या क्या गलत है, बताओ इसमें क्या क्या गलत है। आप सोचो कि आप अकेले मेरे साथ क्लास में हो और मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ इसमें क्या क्या गलत है, आप क्या क्या करते हो बताओ। सर खाली टो रखना है। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो हिल है, हिल ये नीचे रेस्ट करो फ्लोरिंग पे, हवा में मत रखो ना। आपका एक पैर क्लच के ऊपर हवा में, आपका एक पैर क्लच एक्सेल के ऊपर हवा में, दोनों पैर ऐसे हवा में रहते हो, नीचे सपोर्ट नहीं है, दोनों स्टीयरिंग पर ऐसे झूलते रहते हो। अरे कैसे कंट्रोल कर पाएगा खुद को, थोड़ी देर में समझाओगे आप।
पैर उठाने का बोला तो घुटने से पैर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो ये मत करो, हील को नीचे रेस्ट करो। पहला गलती। दूसरा गलती बताओ क्या था? इसमें 3 गलतियां है, दूसरी बताओ। वो अंगूठे से सारे करना पड़ता है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। क्लच को कभी भी सोल के सेंटर से ऑपरेट मत करो। एक्सेलरेटर को, क्लच को, ब्रेक को सोल के सेंटर से ऑपरेट मत करो। आप अपना 10-15 किलो का पैर उठा के घप करके ब्रेक पे रखते हो तो गाड़ी झटका मार के रुकेगा ना। क्लच को भी ऐसे ही करना है, तो इधर से ऑपरेट करना है, टोर्स के पास से, सोल के सेंटर से नहीं, यहाँ से ऑपरेट करना है क्लच को। और तीसरा गलती बताओ। तीसरा गलती क्लच। हाँ नहीं, हाफ क्लच तो ठीक है, हाफ क्लच कुछ जगह पे तो जरूरी होता है, लेकिन हम ऑल टाइम नहीं रहते हैं, तो हाफ क्लच के बारे में बात करेंगे। तीसरा गलती है बेयरफुट ड्राइव करना, चप्पल निकाल के गाड़ी चलाना। अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगा भाई कौन है, क्योंकि वो आपको थोड़ा इंसल्टिंग फील होगा, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप में से कौन है जो चप्पल निकाल के गाड़ी चलाते, बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं आपको। लेकिन आप अपने दिल को पूछो, अपने आप से पूछो आप कि आप में से बहुत से लोग हैं जो लोग चप्पल निकाल के गाड़ी चलाते हैं। अगर आपको हमारा ट्रेनर भी कहता है ना कि चप्पल निकाल के गाड़ी चलाओ, मत चलाना, बिल्कुल नहीं चलाने का। वो एक एक्सीडेंट हुआ 4-5 साल पहले की बात है। तो टीचर अल्टो 800 खरीदा उसको, थोड़े दिन तक ड्राइविंग स्कूल में सीखा। कोई बकवास ट्रेनर होगा जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और उसने उसको सिखाया होगा, तो जल्दी कंट्रोल आने के लिए चप्पल निकाल दो, तो सेंस मिलता है ना नीचे कि मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, मैं क्लच दबा रहा हूँ, मैं एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ, सेंस मिलता है। तो उसको उसने ऐसा सिखाया होगा। अब भाई जब गाड़ी चलाने लग गए, थोड़ा बहुत, थोड़े दिन तक स्कूल में रोज लेके जाते थे, आते थे, नजदीक था स्कूल उसका, म्यूनिसिपलिटी के स्कूल में काम करता था वो टीचर। एक दिन ऐसे ही वो अपनी गाड़ी लेके गए थे, वहां से निकले, स्कूल में से निकले तो बच्चों की तो भीड़ रहती है रास्ते में, बच्चे मस्ती करते रहते हैं। हुआ ये कि सडन कोई साइकिल वाला बच्चा सामने से गुजरा होगा कट मार के, तो इन्होंने क्या किया, ब्रेक मारा, अर्जेंट ब्रेक मारा। गाड़ी का स्पीड ज्यादा नहीं था, 10-15 का स्पीड था उस रोड से निकलते वक्त। लेकिन हुआ ये कि वो उन्होंने जो ब्रेक मारा तो उनका पैर ब्रेक पे नहीं गिरा, उनका पैर गिरा एक्सीलेटर के ऊपर, और गाड़ी रुकने के बजाय और तेज आगे निकल गई और कम से कम 8 या 10 बच्चों को उड़ा दिया। उसमें सिर्फ एक बात सही थी कि कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ, बच्चों को मार लगा था, उसमें इंजर्ड हुए थे बच्चे, लेकिन किसी की जान की नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी जाके आगे उन्होंने एक पेड़ को ठोक दिया, तो उनके ऊपर केस हुआ एक्सीडेंट का। पेरेंट्स को ने झगड़ा किया, उसके बाद उनको अरेस्ट किया एक्सीडेंट के केस में। तो उनको जब पूछा पुलिस वालों ने कि अरे आपने ऐसे कैसे किया, इतने बच्चे रास्ते पे चल रहे, आपने इतना सडन एक्सीडेंट दबा दिया वहां पे, जबकि वहां पे इतनी भीड़ है। तो बोले नहीं, मैंने तो ब्रेक मारा था, लेकिन गलती से मेरे से एक्सीडेंट दब गया। तो बोले ऐसे कैसे एक्सीडेंट दबेगा, आप पिछले 3 महीने से गाड़ी चला रहे हो आप, और वही गाड़ी है सेम, तो आपका गलती से एक्सीडेंट कैसे दब सकता है। तो उन्होंने जो बात बताई बहुत शॉकिंग थी। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहे स्कूल में। तो बोला हाँ, तो फिर? तो बोलता है उस दिन मैंने चप्पल नहीं, उस दिन मैंने स्पोर्ट्स शू पहने थे। तो क्या फर्क पड़ा स्पोर्ट्स शू से? तो फर्क ये पड़ा कि अब तक वो बैरफुट ड्राइव, चप्पल निकाल के, चप्पल पहन के आते थे स्कूल में, तो चप्पल निकाल लेते थे और फिर ड्राइव करते थे, नीचे उतर फिर चप्पल पहनते थे, ऑटो रिक्शा वाले के जैसे। आप लोग ऑटो रिक्शा वाले हैं क्या, चप्पल निकाल के गाड़ी चलाने को, फिर नीचे उतर फिर चप्पल पहनने को? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं करने का। उन्होंने भी यही किया। उस दिन उन्होंने शूज पहना था, शूज तो निकाल नहीं पाए वो, तो उन्होंने शूज के साथ जब ड्राइव किया तो उनको वो जम ही नहीं रहा है क्लच का कंट्रोल, एक्सीलरेटर का कंट्रोल, और वो उनका पैर हल्का सा ब्रेक से सटक के एक्सीलरेटर पे चला गया और इतना बड़ा हादसा हुआ। अभी ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है क्लच की ऑपरेट करने की, एक्सीलरेटर ऑपरेट करने की, ब्रेक ऑपरेट करने की, क्योंकि आपने गलत ढंग से गाड़ी सीखा है। ये शॉर्टकट है, ये जो आप कर रहे हो ना, ये शॉर्टकट है। चप्पल निकाल के गाड़ी चलाना शॉर्टकट है। देन आप मुझे 10 दिन का ट्रेनिंग चाहिए, ये शॉर्टकट है। क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, मुझे सिर्फ गाड़ी सिखाओ, बाकी मेरे को मालूम है, ये शॉर्टकट है। एवरीथिंग, हर शॉर्टकट आदमी की आदतों को बिगाड़ता है और आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। कोई भी शॉर्टकट कभी भी आपको उससे फायदा नहीं पहुंचाएगा। किसी भी जगह पे ड्राइविंग सीखो, घर पे पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन शॉर्टकट ऑलवेज आपको फेल करेगा, ये आपको तकलीफ में डालेगा।
तो शॉर्टकट मत मारो। ओके, अभी आपको क्या करना है, फिर आपको करना ये कि अगर आप में से कोई फुटवेयर निकाल के गाड़ी चला रहा है, बैरफुट गाड़ी चला, तो आज के बाद बंद करो। कल से आप जब ट्रेनिंग में बैठोगे तो फुटवेयर के साथ ड्राइव करो। आपको 2 दिन 3 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद आप आराम से ड्राइव कर पाओगे, उसके बाद आपको आएगा। सोचो जितना मुश्किल हालात सीखना है ना, हमारे पास सीखो, ड्राइविंग स्कूल में सीखो। जितने मुश्किल हालात में सीखना है हमारे पास सीखो, क्योंकि आपके बाजू में ट्रेनर बैठा है जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। उसके बाद एडिशनल क्लच एंड ब्रेक है, अगर कुछ हो गया तो वो उस क्लच एंड ब्रेक से आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा। अगर आपने एक्शन दिया भी तो भी वो कंट्रोल कर लेगा। तीसरा, मेरे गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है ड्राइविंग स्कूल का गाड़ी है, ट्रायंगल है, एल्बोर्ड है, ड्राइविंग स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो दूर से ही पता चल जाता है कि ये गाड़ी ड्राइविंग स्कूल का है। तो लोग थोड़ा सा डर के चलते आपसे। तो आपकी गाड़ी में कुछ भी नहीं है। एक बार 20-25 दिन निकल गया ना आपका ट्रेनिंग का ना, तो उसके बाद आपको वापस से कोई ट्रेनिंग नहीं लेगा देगा। आपको अपने घर पे गाड़ी चलाते वक्त सेफ चलानी है। तो आपको जो भी तकलीफें उठानी है वो यहाँ पर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वो फुटवेयर पहन के आओ जो आप मैक्सिमम टाइम पहनने वाले हो। ऑफिस जाते वक्त, बाहर घूमते जाते वक्त शूज पहन के आओ। चप्पल पहनने का नहीं, स्लीपर पहनने का नहीं। स्लीपर पहन के तो बिल्कुल भी मत आओ, बिल्कुल नहीं आने का स्लीपर पहन के। स्लीपर पहन के आने का नहीं, चप्पल पहन के आने का नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है बारिश का वक्त है तो कोई बात नहीं, आप वो फ्लोटर बीटर पहन के जो भी आते हो ना वो उसको बैग में डालो, प्लास्टिक बैग में, और आपके प्लास्टिक बैग में से आपके शूज बाहर निकालो और गाड़ी में बैठो पहन के। अपने घर से आते वक्त आपके शूज आपके प्लास्टिक बैग में लेके आओ, यहाँ पर आके पहनो, ट्रेनिंग के लिए बैठो, फिर नीचे उतरो, फिर शूज निकालो, फिर गाड़ी में अपना स्लीपर पहन के घर पे जाओ। लेकिन गाड़ी चलाते वक्त आपको शूज पहन के ही करना होगा। इस बात को आप प्लीज फॉलो करो, ओके? क्योंकि ये शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स आपकी आदतों को बिगाड़ेंगे और गलत आदत है। सुबह सुबह जो लोग ड्राइव करते हैं आप में से, मेरे स्कूल में भी कुछ लोग हैं जो लोग मॉर्निंग में आ रहे हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। तो वो लोग सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, तो सैटरडे संडे छुट्टी के वक्त हमारे जो मैनेजर है, जो ट्रेनर है, उनसे बात करो और एटलीस्ट पूरे ट्रेनिंग में कम से कम 3 से 4 दिन आपको शाम को ट्रेनिंग लेने का है, शाम को 6 बजे के बाद। ये सब लोग समझो, आपको जबरदस्ती लेना है। अगर गाड़ी खाली नहीं है तो थोड़ा वेट करो, लेकिन शाम का ट्रेनिंग लेना जरूरी है। दिन के समय का ट्रेनिंग और शाम में गाड़ी चलाने में बहुत फर्क है। दिन में आपको सब क्लियर विजन है, आपको दूसरी गाड़ियां दिखती है, दूसरा गाड़ी वाला आपको देख सकता है, उसको पता चलता है ड्राइविंग स्कूल का गाड़ी है। रात को गाड़ी चलाते सिर्फ हेडलाइट देख के गाड़ी चलाना पड़ता है, जल्दी समझ में नहीं आता है सामने वाला गाड़ी कौन सा है। तो वो भी आदत आपको होनी चाहिए। कल आपको अगर शाम को ड्राइव करना पड़े, रात को ड्राइव करना पड़े, तो आपको ये अंदाजा जरूर होना चाहिए। तो इसीलिए पूरे ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 3 से 4 दिन आपको मांग कर लेने हैं कि मुझे शाम को ड्राइविंग चाहिए, ओके? तो हो सकता है आपका ऑफिस टाइम मैच नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन हो रहा है उस दिन करो। अब देखो, 3 गलतियां मैंने बताई है आपको, तो उससे ऑपरेट करना है। आपने बताया था हिल को नीचे रखना है और शूज पहनना है, फुटवेयर पहन के ड्राइव करो, बैरफुट नहीं ड्राइव करेंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा पोजीशन। इससे फायदा क्या होता है कि जब मैं कहूंगा क्लच दबाओ तो हिल को उठा के थोड़ा बहुत आगे पीछे किया चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट आपको एंकल को देनी है। आपका जो एंकल है, ज्वाइंट है आपका पैरों का एड़ी के पास, वहां पर से उसको मोमेंट दो। थोड़ा बहुत पैरों का आगे पीछे किया, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मोमेंट दो। हम जब कहेंगे क्लच दबाओ तो पूरा नीचे फ्लोरिंग बोर्ड तक क्लच दबेगा, यहाँ तक पूरा नीचे। इसके बाद क्लच नीचे जाएगा नहीं, जीरो पोजीशन, इसके नीचे जाएगा नहीं क्लच। तो अभी ये क्लच यहाँ से हट के इधर आया होगा, तो इसका पोजीशन कैसे रहेगा? जैसे आप क्लच दबाओगे स्प्रिंग दबेगा और एक क्लच आएगा यहाँ तक, पूरा नीचे तक, इसके पीछे जा ही नहीं सकता है, जीरो। इससे फुल्ली डिस्कनेक्टेड है। अभी क्लच छोड़ने का जो तरीका है, इस तरीकों को कहते हैं 3 पॉइंट रिलीज। 3 स्टेप में क्लच को छोड़ना है, 3 स्टेप में, राइट? देखो 2:10 हुए हैं, 2 बजे मेरे क्लासेस बंद होने चाहिए थे, लेकिन मैंने लेट शुरू किया था क्लासेस। 10 मिनट तक बस लोगों की राह देखी थी मैंने ज्वाइन होने के लिए। तो आप लोग जो लोग लेट ज्वाइन हो गए ना, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट संडे से आप लोग कोशिश करो कि 1 बजे एग्जैक्ट ज्वाइन करने के लिए। मैं बराबर 1 बजे ऑन करता हूँ, तो 5 मिनट तक हम लोग राह देखेंगे, फिर हम लोग क्लासेस चालू कर देंगे अगले संडे, ओके? हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं ना, अभी आपका थोड़ा टाइम और लगेगा मुझे समझाने में, अभी तो बात 10 मिनट और लगेंगे। हाँ, यस सर, यस सर। ओके, देखो, थैंक यू। देखो
3 पॉइंट लीज, ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी गाड़ी आपसे बंद नहीं होगा, कोई भी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगा आपसे। ओके, अभी क्या है 3 पॉइंट लीज? तो क्लच को 3 स्टेप में छोड़ना है। तो क्लच को मैंने दबाया, फर्स्ट गियर डाला, अभी मैं जैसे ही आपको बोलता हूँ क्लच छोड़ो, ऐसा कंटिन्यू क्लच को नहीं छोड़ने का, क्लच को थोड़ा सा छोड़ने का और रुक जाने का। पॉज लो, एक पॉज लो, रुको 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। क्या होगा, जैसे ही इतना क्लच छोड़ूंगा ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको थोड़ा आगे दबाएगी और यहाँ तक लेके आएगी फ्लाईव्हील के नजदीक, लेकिन फ्लाईव्हील को जोड़ेगी नहीं, फ्लाईव्हील जुड़ेगा नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ेगा नहीं ना गाड़ी, तो फ्लाईव्हील को कनेक्ट नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। फिर मैं और थोड़ा क्लच छोड़ूंगा और फिर रुक जाऊंगा, देखो एक, फिर और थोड़ा क्लच छोड़ा मैंने, 2 इंच 2 1 2 में क्या होगा कि ये मेरा क्लच जाके फ्लाईव्हील के साथ तो जुड़ जाएगा, फ्लाईव्हील के साथ तो जुड़ जाएगा, लेकिन अभी भी स्प्रिंग पूरा टूटा नहीं है, स्प्रिंग अभी भी मैंने आधा दबा के रखा हुआ है। तो आधा स्प्रिंग दबा होने के कारण ग्रिप नहीं मिलेगा, फ्लाईव्हील के साथ तो जुड़ गया वो। जैसे ही मेरा 1 थोड़ा नजदीक आया, जैसे ही मैंने 2 में उसको जोड़ा तो जुड़ तो गया वो, लेकिन वो ग्रिप नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं ग्रिप करा पा रहा है? क्योंकि स्प्रिंग अभी भी आधा दबा हुआ है। तो प्रेशर कम होने के कारण फ्लाईव्हील तो घूमेगा लेकिन क्लच थोड़ा स्लिप करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंजन अगर 1000 आरपीएम में घूम रहा है तो क्लच स्लिप करके ये सिर्फ 200 या 300 आरपीएम में यहाँ से पावर ट्रांसमिट करेगा, बाकी का पावर इधर वेस्ट होगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर 200-300 आरपीएम पावर ट्रांसमिट हुआ तो स्लिपेज हो रहा है यहाँ पर। तो लेकिन 200 आरपीएम यहाँ से फिर क्लच में जाएगा, गियरबॉक्स में जाएगा, गियरबॉक्स से व्हील में जाएगा और व्हील को घुमाना शुरू करेगा। यहाँ पे आपको फोर्स आएगा लेकिन वो इंजन से कम, इससे इंजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गाड़ी वाइब्रेट करेगा। आपको फील होगा कि मेरा गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है। थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ने दो, 2-3 रिवोल्यूशन व्हील को घूमने दो, गाड़ी को 1-2 मीटर आगे जाने दो गाड़ी को 8-10 फीट आगे, तब तक क्लच को छोड़ने का नहीं, तब तक क्लच को उधर ही रखने का, आधा 2 में रखने का। जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा मूवमेंट मिलेगा गाड़ी को, 1-2 रिवोल्यूशन घूमने दो गाड़ी को, मतलब अपना गाड़ी छोड़ के आगे कम से कम 1 गाड़ी और आगे बढ़ना मुझे, मतलब 8-10 फीट आगे बढ़ेगा। जैसे ही गाड़ी का व्हील रोल आउट होगा और गाड़ी 8-10 फीट आगे बढ़ेगा, पूरा क्लच छोड़ो, पैर को हटा दो क्लच से, फुल्ली पावर ट्रांसमिट हो, फिर स्लिपेज बंद हो जाएगा और पूरा पावर ट्रांसमिट होगा। तो ये जो ये हाफ क्लच है, इसको बोलते हैं हाफ क्लच। हाफ क्लच मतलब आधा पावर पास हो रहा है, आधा पावर स्लिप हो रहा है। इसमें इंजन पे लोड नहीं आता और धीरे से गाड़ी को टेक ऑफ मिलता है, इंजन बंद नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप ट्रैफिक में रहते हो आपको इसका काम पड़ेगा, इसके बिना आप गाड़ी चला नहीं पाएंगे। आपको गाड़ी रिवर्स लेने का है, आप पूरा क्लच मत छोड़ो, हाफ क्लच में गाड़ी रिवर्स लो तो कंट्रोल में रहेगा गाड़ी। अगर आप पूरा क्लच छोड़ो तो स्पीड में पीछे आएगा। आपको गाड़ी पार्किंग में लगाने का, ये काम आएगा। आपको गाड़ी स्लोप की ओर रोकना है, ये काम आएगा। तो जिधर जिधर आपको स्लो मूवमेंट चाहिए, एकदम प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए, गाड़ी को कंट्रोल करना है, वहां पे ये करो। तो आप क्लच छोड़ते हुए आजकल इमेजिन करो कि मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, मेरा क्लच फ्लाइंग की तरफ बढ़ रहा है। 1, हाँ यस, नहीं अभी थोड़ा और छोड़ेंगे। 2, जैसे ही मैं 2 में छोड़ूंगा मेरा गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है, मुझे फील होगा कि मेरा गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है या मेरा गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे ही गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगा उधर क्लच को छोड़ो मत, क्लच को होल्ड कर वो गाड़ी को आगे बढ़ने दो। अगर जरूरत पड़े तो हल्का सा एक्सीलरेटर दबाओ, हल्का सा एक्सीलरेटर दबाओ। हमारे कैंडिडेट ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले फोन किया था, वो कहते थे कि उनका गाड़ी सिग्नल में बंद हो जाता है। तो ये उसी बात से होता है कि आप लोग एक्सीलरेटर नहीं दबाते। हमारे ट्रेनर आपको सिखा रहे हैं कि क्लच पे कंट्रोल करके आगे बढ़ो, क्योंकि क्लच का कंट्रोल जल्दी लाने के लिए। लेकिन आप जब भी अकेले ड्राइव करोगे अपनी गाड़ी तो याद रखो, जब ये क्लच 2 पे आएगा ना तो हल्का थोड़ा सा एक्सीलरेटर दबाने का, गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सीलरेटर दो, गाड़ी बंद करने का जो चांस है ना आपका ट्रैफिक में, सिग्नल के ऊपर, स्पीड ब्रेकर पे, ये बंद हो जाएगा, निकल जाएगा ये। ओके, थोड़ा हल्का एक्सीलरेटर देने का, 2 में आएगा तो जैसे ही गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगा हल्का एक्सीलरेटर दो, गाड़ी का स्पीड और बढ़ेगा, फिर पूरा क्लच छोड़ो, आराम से निकल जाओ। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है पूछो सर। तो मतलब जितनी बार भी मतलब गियर चेंज करेंगे तो सेम प्रोसेस है क्लच छोड़ने का? नहीं, पहले सिर्फ फर्स्ट गियर में ऐसा करो, बाकी टाइम में आप हल्का छोड़ दो उसको। सिर्फ फर्स्ट गियर में ही ये करना पड़ता है। एक बार गाड़ी को मोमेंट मिल गया ना तो जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम रहता है ना, तभी यहाँ पे रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए एक जरूरत पड़ता है, नहीं तो बाद में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। हल्के से छोड़ दो, निकल जाता है गाड़ी यहाँ से। ओके, ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके, तो आप लोग इसको अपनी गाड़ी जब चलाओगे तब इसको आजमा के देखो, ये हमेशा आपको हेल्प करेगा। और एक्सीलरेटर थोड़ा सा दो। देखो आप लोग 2 व्हीलर चलाते हो ना, तो ये बात आपको पता होगी। आप सिग्नल पे खड़े हो, आप अकेले हो, तो जैसे ही सिग्नल छूटता है आप हल्का एक्सीलरेटर दो, आपकी गाड़ी आगे निकल जाती है।
लेकिन जब आपके साथ कोई डबल सीट बैठा है, समझो मैं आपके पीछे बैठा हूँ डबल सीट, तो आपको थोड़ा ज्यादा एक्शन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोड है ना गाड़ी के ऊपर। तो वही होगा जब आप अपनी गाड़ी चलाओगे। अपनी गाड़ी आप जब चलाओगे, आज आप ट्रेनर के साथ चला रहे हो तो दोनों में फर्क आएगा, क्योंकि हमारे ट्रेनर जो आपको सिखाते हो, तो मेरा ट्रेनर और आप दो ही जन रहते हो। लेकिन जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपका पूरा फैमिली पीछे बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर बैग है, पूरा आपका सामान है रखा हुआ, लगेज है, तो गाड़ी में लोड है। तो ऐसे में सिर्फ क्लच से गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं, आपको थोड़ा एक्सेलरेट देना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ताकत लगेगा आगे बढ़ने की। तो ये थोड़ा हल्का एक्सेलरेट आपकी गाड़ी को बंद करने का टेंशन खत्म कर देगा। ओके, तो ये आजमा के देखो। अगली क्लास में हम लोग किसी और चीज से बात करेंगे। हेलो तो हेलो। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैं उस दिन प्रैक्टिस कर रही थी, तो चढ़ाव पे गाड़ी ऊपर चढ़ रहा था, तो ब्रेक मारा तो गाड़ी पीछे आ रहा था, तो कंटिन्यूसली पीछे ही आ रहा था। हाँ, उस टाइम कैसे मैनेज करने का? ये आपका गाड़ी है, राइट? यस यस। आपकी गाड़ी के आगे और एक गाड़ी है, राइट? आपकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी है, उसके आगे और एक गाड़ी है, समझिए पूरा ट्रैफिक जाम है इधर। ओके, तो आप स्लोप पे है, आपके जस्ट पीछे भी एक गाड़ी है, बराबर है? अभी क्या हुआ, यहाँ पे आपने ब्रेक मारा, 3 कंट्रोल है आपके पास, A, B, C, 3 कंट्रोल है आपके पास। अभी आपने क्या किया, लेफ्ट लेग से आपने क्लच दबाया और राइट लेग से आपने ब्रेक दबाया और गाड़ी रुक गई। यस बरोबर है? आपकी Yes. गाड़ी कौन सी है यहाँ पर? ये वाली आपकी गाड़ी है। आपकी गाड़ी रुक गई। अब हुआ ये कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी आगे निकल जाने की वजह से ये गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा और ये गाड़ी यहाँ पे आके रुक गया। देखो ये ऐसे रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, रुक गया यहाँ पर। पीछे वाला आपको हॉर्न मारेगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, टक, टक, टक। एक तो चिपक के खड़ा है, ऊपर से हॉर्न मार रहा है। अभी आगे जाने के लिए मैंने फर्स्ट गियर डाला, क्लच दबा के मैंने क्लच दबा हुआ, मैंने फर्स्ट गियर डाला। फर्स्ट गियर डालने के बाद अगर मैं क्लच को छोड़ता हूँ तो मेरा गाड़ी बंद पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्रेक पकड़ के रखा है। ओके, और मैंने ब्रेक छोड़ा क्योंकि मुझे एक्सेल देना है ना, ऊपर चढ़ने के लिए मुझे ज्यादा ताकत चाहिए। लेवल ग्राउंड पे क्या होता है, इधर एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी ऐसे जाता है ना, बराबर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पीछे खींच रहा है। यहाँ पे कोई उसको फोर्स नहीं था पीछे खींचने के लिए, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी उसको पीछे खींच रहा है। तो इधर जैसे आपने ब्रेक छोड़ा, गाड़ी पीछे जाएगा। आप डर जाते हो, फिर ब्रेक दबाते हो, फिर ब्रेक छोड़ते, फिर गाड़ी पीछे आता है, फिर आप ब्रेक दबाते हो। अपने आप तो गाड़ी ऊपर जाने नहीं वाला, क्योंकि गाड़ी को ग्रेविटी पीछे खींच रहा है। आपको उसको इनकाउंटर करना है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इनकाउंटर करना है बिना पीछे आए। तो यहाँ पे क्या करने का, यही आपका है ना सवाल? यस यस यस। ओके, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं ज्यादा स्लोप रहेगा तो इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग छोटे स्लोप में भी कर सकते हो। मैं खींचता हूँ हैंड ब्रेक, मेरी गाड़ी का हैंड ब्रेक है ना, उसको मैं खींच लेता हूँ। ओके। अभी हैंड ब्रेक खींचने से क्या हो गया, मेरा हैंड ब्रेक ने पीछे के दोनों व्हील को पकड़ लिया। अब मैं फुट ब्रेक छोड़ दूंगा, राइट लेग उठा लूंगा। यहाँ गाड़ी पीछे जाएगा क्या? अभी नहीं जाएगा, क्योंकि हैंड ब्रेक ने गाड़ी को होल्ड करके रखा हुआ है। मेरा राइट लेग फ्री हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, राइट लेग रखूंगा एक्सीलरेटर पे और थोड़ा एक्सीलरेटर दबाऊंगा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा एक्सीलरेटर दबाऊंगा मैं। और मैं क्लच को और हैंड ब्रेक को दोनों को एक साथ छोड़ूंगा। मतलब जैसे जैसे मैं इधर क्लच छोड़ रहा हूँ, वैसे धीरे धीरे मैं हैंड ब्रेक को भी नीचे कर रहा हूँ। धीरे धीरे थोड़ा क्लच छोड़ो, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सीलरेटर देके रखा है मैंने। थोड़ा क्लच छोड़ा, थोड़ा हैंड ब्रेक छोड़ा, क्या होगा, मेरा आगे का भी गाड़ी को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे तो मैंने पकड़ के रखा है ब्रेक को। फिर मैंने और हैंड ब्रेक छोड़ा ना, तो मेरा गाड़ी सीधा आगे जाएगा, मेरा गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। क्योंकि जो काम अब तक मेरा फुट ब्रेक कर रहा था, मेरा हैंड ब्रेक कर रहा है। तो मैंने हैंड ब्रेक पूरा रिलीज किया, मेरा गाड़ी आगे बढ़ा, फिर मैंने ब्रेक दबा के गाड़ी को रोक लिया। ओके, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, ये जो मैंने बोला ना आपको, हाफ क्लच बीटिंग पॉइंट। ये बीटिंग पॉइंट क्या है, अब मैं वापस वन पोजीशन पे आता हूँ। ये मेरा राइट लेग ब्रेक पे है, एक्सीलरेटर पे मुझे पैर दबा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, गाड़ी पीछे आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, क्लच को छोड़ूंगा, हाफ क्लच। मैं ब्रेक को नहीं छोड़ूंगा, मैं क्लच को छोड़ूंगा, लेकिन कैसे, हाफ। जिधर मेरी गाड़ी वाइब्रेट करेगा ना, उधर मैं क्लच को होल्ड कर दूंगा और मैं धीरे से ब्रेक को छोड़ दूंगा। अब क्या होगा, ब्रेक को छोड़ने के बाद गाड़ी पीछे आना मांगता था, लेकिन मैं क्या, क्योंकि मेरा क्लच जो इंजन से पावर ट्रांसमिट कर रहा है ना आधा, वो मेरे व्हील को आगे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से मेरा गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, उधर ही होल्ड हो जाएगा।
आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि ज्यादा ताकत चाहिए, लेकिन पीछे भी नहीं आएगा क्योंकि अब तक जो मेरा काम ब्रेक करा था, मेरा क्लच गाड़ी को होल्ड करेगा और अब मैं इसको हाथ में ही रखूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ एक्सेल दबाऊंगा तो मेरा गाड़ी आगे बढ़ेगी। इधर क्लच नहीं छोड़ना है, क्लच को हाथ, देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, ब्रेक और क्लच, मैंने क्लच छोड़ा 1 नथिंग, मेरा क्लच छोड़ा 2 मेरे को फील हुआ वाइब्रेशन, मैं ब्रेक छोड़ के एक्सेल दबाऊंगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा। क्लच अभी भी हाथ में है, तो ये दूसरा तरीका, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा आपको, लेकिन ये आसान है। तो दोनों तरीके आप अपनाओ जो भी आपको ठीक लगे। सर हेलो। हाँ 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 सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हमारी ऑटोमेटिक जो नई कार आ रही है उसमें क्लच नहीं है तो फिर ये वाला काम कैसे होगा सर? सर जरूरत ही नहीं है पीछे हम लोग कंट्रोल कैसे करें? सर, जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको नहीं पड़ता है उसको करने के लिए, वो इसमें हीट होल्ड करके मैकेनिज्म है, हीट होल्ड। जैसे आपका गाड़ी स्लोप पे आ जाता है ना, ऑटोमेटिक ब्रेक पकड़ लेता है, ओके, और आप देखिए एक्सेल दबाओगे अपने आप आगे बढ़ेगा, एकदम आसान है, एकदम आसान। अब अगर हीट होल्ड नहीं है ना, सिर्फ माइक बंद कीजिए प्लीज, आपका माइक बंद कर दीजिए। देखो हीट होल्ड जो है ना, हीट होल्ड वो भी नहीं रहेगा तो भी आसान है, एकदम लेजी गाड़ी है। ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत चलाना आसान है। मेरे पास लोग आते हैं ना कि आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है क्या सीखने के लिए, मैं बोलता हूँ मैनुअल सीखो, जो मैनुअल चलाएगा ऑटोमेटिक आराम से चला लेगा। जिसको टाइपराइटर आता था ना वो कंप्यूटर जल्दी सीख गया कीबोर्ड ऑपरेट करना, वैसा हो गया हो। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ये गाड़ी है तो आपको कुछ करना नहीं है, ब्रेक छोड़ो, एक्शन दबाओ, अपने आप गाड़ी आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा ही नहीं गाड़ी। ओके सर, यानी ऑटोमेटिक में सर ये प्रॉब्लम नहीं आता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, पीछे आने वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके सर, मैंने बोला ना आपको, नई गाड़ियों में तो उन्होंने व्हील होल्ड करके एक नया सॉफ्टवेयर फिट किया है कि जैसे आपकी गाड़ी का एंगल चेंज हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिक गाड़ी को होल्ड कर लेता है, जब तक आप पूरा एक्शन दबा के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, ब्रेक पकड़ लेते हैं गाड़ी को पीछे, ऑटोमेटिक, आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके, अंडरस्टूड सर। एक कंफ्यूजन था सर। हाँ बोलिए। गाड़ी कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी क्लास में भी जा रहे हैं, एक ट्रेनर बोलता है गियर वाली लो, एक बोलता है ऑटोमेटिक लो, सर क्या करना चाहिए? बहुत कंफ्यूजन है सर, गाड़ी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका मैं तो पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ पूछिए सर। आपके घर से आपका ऑफिस कितने किलोमीटर दूर है? सर 18-19 किलोमीटर। ओके, आपका नेटिव प्लेस जो है, आपका गाँव, ये आप जहाँ पे रहते हो वहां से कितने किलोमीटर दूर है? 160। तो आप मैनुअल लो। बस मैं जस्ट बता रहा हूँ, रिजिड होने का डिफरेंस बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी में 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद उसको रीसेल प्रॉपर मिलेगा नहीं, जब आप उसको 3-4-5 साल का बेचने जाओगे तो। ऑटोमेटिक गाड़ी का आप देखो कभी, इस पे सर्च करके अपने OLX से, रीसेल वैल्यू बहुत कम मिलता है क्योंकि बहुत कम लोग होते खरीदने वाले। बाद में कि लोग बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप ऑटोमेटिक लो। अगर आप उतना 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है तो आप ऑटोमेटिक लो, लेकिन मेंटेनेंस भी वैसे ही आएगा ना उसका बाद में। 5-6-7 साल के बाद उसका मेंटेनेंस भी बढ़ेगा। कंफर्ट चाहिए तो ऑटोमेटिक ले लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा मैनुअल बहुत मुश्किल है चलाना, तो ये पहले शुरुआत के लिए 100-150 किलोमीटर तक, 150-200 किलोमीटर आपको वो भी आसान लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप मैनुअल चला रहे हो करके। आप सोचो कि हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स है वो मैनुअल गाड़ी चलाते हैं दिन में कम से कम 250 से 300 किलोमीटर एक दिन में। आपका ऑफिस 18-20 किलोमीटर है, आप घर से निकलोगे 18-20 किलोमीटर, ऑफिस में पहुंच जाओगे, पूरा दिन ऑफिस में काम करोगे, शाम को फिर गाड़ी लेके इधर पहुंचने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा आप 40 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हो दिन में। ये लोग दिन में 250 से 300 किलोमीटर चलता है। क्या दूसरा ड्राइवर तो क्या आदत हो चुकी है उनको गाड़ी की? अच्छा, मेंटेनेंस वो सबसे कम है, लेकिन अगर आपके घर में कोई है जो और भी ड्राइव करना चाहता है और वो भी चाहता है कि मैं ऑटोमेटिक ही लूँ, तो फिर ऑटोमेटिक लो गाड़ी। लेकिन एक बार आपको ऑटोमेटिक की आदत लग गई सर, तो आप मैनुअल नहीं चला पाओगे पूरी जिंदगी में। अच्छा, इसलिए बहुत लोगों ने यही सलाह दी कि आप ये करो। और क्या हो गया, अभी 3रा-4था दिन ही है, तो थोड़ा सा ये क्लच ब्रेक और इसमें थोड़ा सा, अरे बाप रे इतना रहता है, तो ये क्लच ही निकाल देते नहीं, ये शुरुआत में होगा और ये लगना भी चाहिए। जितना ज्यादा आपको तकलीफ होगा अपना ज्यादा। हम लोग हमारे ट्रेनिंग में ना, मेरे यहाँ पे न्यू परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल में बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे ड्राइविंग स्कूल में हम कैंडिडेट को तकलीफ देते हैं ट्रेनिंग में। हाँ, तकलीफ मतलब हमेशा तकलीफ। ट्रेनिंग में जितना उनको परेशान करोगे ना, उतना वो लोग ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनका गाड़ी चेंज करते हैं। समझो कोई एडमिशन मेरे पास का वैगनर पे लिया है,
तो मैं उसको ना 8-10 दिन देखता हूँ कि कंफर्टेबल है वैगनआर के साथ, मैं उसको ट्रेनिंग चेंज करके उनको मेरा होंडा वाला पे डाल देता हूँ, अब ये चला। वो बोलते नहीं नहीं मेरे घर पे वैगनआर है, मैं बोलता नहीं अभी तो यही चला। होता क्या है, पहले 1-2 दिन उनको तकलीफ होती है, लेकिन 2-4 दिन उनको बहुत तकलीफ होती है कि सडन गाड़ी चेंज हो गया, गाड़ी का लेन चेंज हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया, पावर चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही वो लोग वो औरा के ऊपर कंफर्टेबल फील करने लगते हैं ना 5-6 दिन में, हम उनका गाड़ी चेंज करके उनको आर्टिका पे डाल देते हैं। मेरे पास आर्टिका भी है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि उनको तकलीफ होती है। लेकिन अभी क्या हो गया, जब वो लोग आर्टिका पे बैठते हैं तो उनको लगता है, जो वापस वो लोग जाके बैठते हैं ना वैगनआर पे, बोलते हैं ये कितना छोटा सा गाड़ी है, आसान है। तो जितना लोगों को तकलीफ में डालोगे, जितना आप ज्यादा तकलीफ ले दिया ना, उतना आप जल्दी सीखोगे। तो आज जो आपके साथ हो रहा है ना सर, वो सही हो रहा है, सही हो रहा है आपके साथ। आपको जो तकलीफ हो रही है ना, होने दो सर। वो सही हो रहा है, क्योंकि पहले ही दिन स्कूल की ट्रैफिक में लेके गए सर हमारे, तो मैं समझ गया। मैं बोला यार ये तो पसीना निकालने मैं तो सर वो तो सही आदमी है। फिर आपका जो ट्रेनर है ना, सब बढ़िया आदमी है, क्योंकि खाली रोड पे तो आपको आपका भाई और आपको डेली भी सिखा देंगे, आपका दोस्त भी सिखा देगा। आपको गाड़ी सीखनी है ट्रैफिक में, आपको सीखना है उधर का कंट्रोल ट्रैफिक में, जजमेंट ट्रैफिक में। जितना ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाओगे उतना जल्दी सीखोगे। तो सही हो रहा है आपके साथ। सिर्फ मैंने जैसा बोला ना वो करो, थोड़ा दिन शाम का ट्रेनिंग भी मांग कर लो। सिर्फ मैनुअल लेने में कोई इशू नहीं, बाद में पता नहीं चलेगा सर। कोई प्रॉब्लम सर। आप लो मैनुअल, 5 साल गाड़ी चलाओ, 5-6 साल के बाद आपको ऐसा लगा नहीं यार मैंने तो वही लेना चाहिए था, तब आप मैनुअल बेचो। आपको एक ऑलमोस्ट 40-50% के ऊपर कॉस्ट मिल जाएगा गाड़ी का, आराम से मिलेगा आपको। लेकिन वही आप अगर ये गाड़ी चलाए और बाद में आपने गाड़ी लेना चाहा कि मैं मैनुअल लेता हूँ, तो आपको फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन मैनुअल के बाद आपको ऑटोमेटिक लेने का टाइम सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और तो शुरुआत है तो अच्छी मिलेगा। बात यही है कि शुरुआत में मैनुअल ही लेना चाहिए सर, करेक्ट? यस। और आप भूल जाओगे कि बाद में आप मैनुअल चला रहे हो। अच्छा ओके सर, अभी सर कंफर्म हो गया। थैंक यू। अच्छा ठीक है सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ मैं बी हूँ मैकेनिकल में। मैं 20 साल तक टीचर था किसी टेक्निकल कॉलेज में, वाशी में एक फादर एंगल करके एक कॉलेज है, कभी सुना है? इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है ना तो मुझे डाउट है। हाँ मैं वहाँ पे टीचर था 2018 तक। 2018 में मैं वहाँ से रिजाइन किया और मैंने मेरा गैरेज और ये ड्राइविंग स्कूल डाला यहाँ पर धनसुली में। तो ये बस वही है, मेरे को बोरिंग लग रहा है, टीचिंग बहुत बोरिंग प्रोफेशन है। इसलिए मैं यहाँ पर, इसलिए मैं समझ पाया। अच्छा थैंक यू। अपना दर्द हम लोग ही समझ सकते हैं मैकेनिकल वाले। बराबर। बोलिए। हाँ जी बोलिए, कोई क्वेश्चन था? एक ऐड करना चाहता हूँ, सीएनजी गाड़ी लेना चाहिए कि पेट्रोल? फिर से वही बात है कि आप कैलकुलेट करो कि मैं दिन में 50 किलोमीटर ड्राइव करता हूँ, तो 50 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए मुझे सीएनजी आज 82 रुपीज पर केजी है। तो अगर आज मैं आप सीएनजी का टैंक फुल करता हूँ ना, तो मुझे 800 रुपये लगता है सीएनजी का टैंक फुल करने के लिए। तो 800 रुपये मेरा टैंक फुल होकर मेरा गाड़ी चलता है 120 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं 120 किलोमीटर पेट्रोल पे ड्राइव करूंगा तो मुझे पेट्रोल कितना भरना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करो, और मैं कितना पैसा बचाता हूँ, तो मेरा बैलेंस अमाउंट कितना है, पर डे में कितना पैसा बचाता हूँ। अगर मैं सीएनजी गाड़ी लेता हूँ तो मुझे कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है मारुति में, और हुंडई वगैरह में लेगा तो 1.25 लाख के करीब मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये पैसा वसूल करने के लिए मेरे को कितना दिन गाड़ी चलाना पड़ेगा, मुझे कितना किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा, मतलब मैं जो एक्सेस पे कर रहा हूँ। अगर मैं एक गाड़ी 7 लाख रुपए की है और वो सीएनजी में लेने जाता हूँ तो मुझे वो 795 की आ रही है, तो ये 95,000 वसूल करने के लिए मेरे को कितना दिन ड्राइव करना पड़ेगा गाड़ी को, कितना किलोमीटर ड्राइव करने का, ये कैलकुलेशन निकालो, तब जाके आपका पैसा वसूल होगा सीएनजी का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा 2 साल में ही वसूल हो रहा है तो ही आप लो, अगर 2 साल के ऊपर जा रहा है तो मत लो सीएनजी, गुपचुप पेट्रोल चलाओ। क्योंकि आप उसके लिए वो आप सीएनजी क्यों ले रहे हो, फ्यूल कॉस्ट बचाने के लिए। लेकिन आज की डेट में क्या है कि 115 रुपया 118 रुपया पेट्रोल है, तो सीएनजी भी 82-83 रुपीज हो गया। तो आप आपका यूजेस क्या है उसके हिसाब से इसको डिसाइड करो। अच्छा और कुछ सवाल रहेंगे ना आपको तो मेरा नंबर लिखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फोन कर सकते हो आप। सर ब्लर है, आप ओरली एक बार बोल सकते हो क्या? 9082 7574
80 9082757480। अब दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, आप कुछ सवाल है तो आप पूछो, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब आप लॉग आउट कर सकते हो। थैंक यू। अगले क्लासेस में प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले क्लासेस में 1 बजे बराबर कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।